नमस्कार, मैं हूं अनुपमा सिंह और आप सभी देख रहे हैं विश्व रंग लाइव 2020। विश्व रंग टैगोर इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट्स फेस्टिवल में आपका स्वागत है। अ फेस्टिवल विच ब्रिंग्स टू यू द आर्टिस्ट, द बिगेस्ट आर्टिस्ट लाइव। A festival which is aimed at promoting and celebrating Indian culture, arts, cinema, music, everything. A festival which is live in 5 continents and 15 countries. A festival which provides platform to all artists at global stage. ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो कोशिश करता है आप तक लेके आने की उन उम्दा कलाकारों को जो इतिहास रच रहे हैं। और आज के हमारे इस सत्र में एक ऐसे ही कलाकार, गीतकार, लेखक हमारे साथ हैं। आज हमारे साथ हैं हमारे देश के इस सदी के सबसे सक्सेसफुल, सेलिब्रेटेड, रेवोल्यूशनरी गीतकार। यूँ कहें कि वो हैं बाहुबली ऑफ राइटिंग। एवरीवन प्लीज वेलकम द फिनोमिनल, द वन एंड द ओनली मिस्टर मनोज मुंतशिर। Hi Anupma, thank you so much for that lovely introduction. I felt flattered. मनोज जी, आई वांट टू आस्क यू, ये जो गर्मजोशी हम महसूस कर रहे हैं, जितने भी लोग आपको लाइव देख रहे हैं, क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? बिल्कुल। और मैं हमेशा एक बात महसूस करता हूँ कि जब मेरी ऑडियंस मेरे सामने होती है, इस बार वर्चुअली मैं जुड़ रहा हूँ जी। लोगों के साथ, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि ये जो हज़ारों आंखें हैं जो इस वक्त मेरी तरफ देख रही हैं, ये जो कान हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं इन्हीं के लिए ज़िंदा हूँ। बाकी कोई बहुत और मकसद है नहीं जीने का। वाह, तो इससे पहले हम सवालों का सिलसिला शुरू करें मनोज जी, हम गुजारिश करते रहेंगे कि आप हमें आपके शब्दों की बारिश में भिगोते रहें, तो कुछ कहें और उसके बाद हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। मैं कहूँ क्या, तारीफ आपने मेरी बहुत कर दी और मैं तो वहीं से बात शुरू कर सकता हूँ कि तारीफ़ों के लायक ना शोहरत का हकदार हूँ। तारीफ़ों के लायक ना शोहरत का हकदार हूँ, सारी बिजली उसकी है, मैं तो केवल तार हूँ। वाह 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 वाह, आई थिंक सारे लोग बस वाह वाह करते हुए ये लाइव सेशन पूरा निकल जाएगा, बट आई कैन अश्योर यू कि काफ़ी इंस्पिरेशनल और इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है, क्योंकि मनोज जी की जर्नी ऐसी रही है। मनोज जी, सबसे पहले विश्व रंग, ये जो फेस्टिवल है जिसका आप हिस्सा बने, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, वी आर ऑनर्ड। इसकी कोशिश है कि इंडियन साहित्य को और लेखन को, ख़ासतौर से इस सेशन का मोटिव वो है उसको प्रिजर्व करना, सेलिब्रेट करना, प्रमोट करना। आप को इस फेस्टिवल का हिस्सा बन के कैसा लग रहा है, और साथ ही आप कैसे देखते हैं ये जो हमारा साहित्य और लेखन है इसको? ये बहुत हाई टाइम है कि अब हम वाकई अपनी तरफ पलट के देखें। हमने बाहर बहुत देख लिया, हमने हिंदुस्तान के बाहर बहुत सारे इंस्पिरेशंस ढूंढ लिए, बहुत सारी कहानियाँ ढूंढ ली। मुझे एक अक्सर कहानी याद आती है कि रोम में एक भिखारी हुआ करता था। वो एक चौक थी और वहीं एक कोना था, उस कोने पे 40 सालों तक लगभग बैठ के वो भीख मांगता रहा। एक दिन वो गुजर गया, उसकी डेथ हो गई। लोग आए, म्यूनिसिपैलिटी वाले, उसका सामान वामान सब उठा के यहाँ वहाँ फेंक दिया गया। अब जाहिर सी बात है वो मर चुका था। बर्तन, भांडे, कपड़े लत्ते, फटे पुराने चीथड़े, वो सब उसने इकट्ठा किया हुआ था। एक पादरी साहब भी उधर से गुजरे। उन्होंने कहा, देखो यार, ये तो यहाँ बैठ के भीख मांगता था और भीख मांगना बड़ा गलत काम है, तो इसने इस जगह की मिट्टी को अपवित्र कर दिया है। तो ऐसा करते हैं कि इस मिट्टी को खोद दो और यहाँ थोड़ा सा होली वाटर वगैरह छिड़क दो ताकि ये मिट्टी फिर से पवित्र हो जाए। तो सबको आइडिया सही लगा। वो मिट्टी खोदी जाने लगी, वहाँ की मजदूर बुलाए गए। अचानक एक मजदूर की कुदाल से टंकार की आवाज़ आई। लोगों ने नीचे झांक के देखा तो खजाने दबे पड़े हुए थे अंदर, हीरे मोती जवाहरात सोने चांदी के। तो जो पूरा का पूरा मैसेज था वो ये था कि जिस ज़मीन के अंदर खजाने गड़े थे, कोई वहीं बैठकर 40 साल तक भीख मांगता रहा। तो कभी कभी ना हिंदुस्तानियों की, हम हिंदुस्तानियों की, देयर इज सो मच टू बी प्राउड ऑफ अस, बट शायद एक चीज़ है जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना ख़जाना ही पता नहीं है कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। हम जिस दौलत के ऊपर बैठे हुए हैं वो हम नहीं देखते हैं और हम पूरी दुनिया में भटकते रहते हैं कि हमें कहीं से इंस्पिरेशन मिल जाए, कहीं से प्रेरणा मिल जाए, कहीं से किस्से मिल जाए, कहीं से कहानियाँ मिल जाएँ। हम ये भी नहीं सोचते कि मैं तो फिल्मी दुनिया में हूँ तो शायद ज़्यादा फिल्मों की बात कर सकता हूँ। हम कभी नहीं सोचते कि लॉर्ड ऑफ द रिंग से लेकर अवतार तक जितनी फिल्में बन रही हैं उन सब की सब की कहानियाँ जो हैं उसकी रूट्स हिंदुस्तान में है। हम ये कभी नहीं सोचते हैं। मैं भी कुछ दिनों पहले, देखिए आप, अमेरिका में इलेक्शन चल रहा था,
तो अमेरिका में इलेक्शन चलते हुए मैंने बहुत बार सुना कि वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हैज़ गॉटन इनटू एन इलेक्शन और ये हो रहा है वो हो रहा है। मुझे इस पर हमेशा एतराज़ रहा, और ख़ास तौर से जब हिंदुस्तान में न्यूज़ चैनल्स बोलते रहे कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका, तो मुझे लगा अमेरिका की हिस्ट्री तो कुछ 100 सालों की है। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र एक्चुअली अमेरिका नहीं है, इंडिया है। और कैसे 2500 साल पहले तकरीबन शाकुंतलम लिखा गया था, जो कालिदास ने लिखा था। आप देखें उसमें एक प्रसंग है कि शकुंतला बिकम्स प्रेग्नेंट विद दुष्यंत चाइल्ड, ये तो हम सबको पता ही है। और दुष्यंत तो भूल गए कि शकुंतला के साथ उनका संबंध था और वो गंधर्व विवाह हुआ था उनका, दुष्यंत भी बात ही भूल गए। तो जब वो प्रेग्नेंट हुई एंड शी वॉज लाइक अबाउट टू डिलीवर द चाइल्ड, तो शकुंतला की माँ उनका हाथ पकड़ के राजा दुष्यंत के पास ले गई। मध्य रात्रि में पहुंचती हैं वो शहर में, नगर में, और राजा दुष्यंत के महल के बाहर खड़ी होती हैं और दरबान से पूछती हैं कि क्या ये दुष्यंत का महल है। दरबान कहता है हाँ दुष्यंत का महल है। तो कहती मैं बहुत दुखियारी हूँ, अपनी बेटी के साथ बहुत दूर से आई हूँ, मैं क्या मैं सुबह राजा दुष्यंत से मिल सकती हूँ। तो दरबान क्या कहता है वो सुनने लायक है। दरबान कहता है कि सुबह क्यों माँ, ये राजमहल है, राजमहल का द्वार है, इसके ऊपर एक घंटा लगा हुआ है, घंटे में रस्सी बंधी हुई है, आप रस्सी खींचो, नींद में सोता हुआ दुष्यंत उठ के आएगा आपकी फरियाद सुनने आधी रात के वक्त, क्योंकि ये लोकतंत्र है। तो जो पहला जिक्र है लोकतंत्र का वो हमारे यहाँ मिलता है, वो दुनिया के किसी स्क्रिप्चर में नहीं मिलता। तो अमेरिका दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान से पहले किसी ने सोचा ही नहीं कि लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ हो सकती है। तो ये जो अवधारणा है ना, कंट्रीज की भी जो अवधारणा है, देश, जब हम देश की बात करते हैं तो देश, सबसे पहले देश का जो कॉन्सेप्ट है वो भी तो कौटिल्य से आया। तो हर चीज़ में हम विश्वगुरु रहे हैं, हम बहुत आगे बहुत बड़े रहे हैं। आज आप देखिए पूरी दुनिया जो है क्लाउड पर टिकी हुई है, और मैं हमेशा कहता हूं कि जिस देश ने अपने पोएट्स को सीरियसली नहीं लिया वो देश पिछड़ जाता है हमेशा। साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर सब ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर अपने पोएट्स को सीरियसली लेना आप कब शुरू करेंगे। आज मैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा जो ये पूरा शो है ये भी लाइव जा रहा है, ये सब क्लाउड के थ्रू हो रहा है, क्योंकि पूरा कंटेंट क्लाउड पे जाता है। एक व्हाट्सएप मैसेज आप भेजती हैं, अगर मुझे यहाँ सामने बैठ के भी भेजेंगी तो पहले वो व्हाट्सएप क्लाउड पे जाएगा, क्लाउड से फिर मेरे पास आएगा। आप इमेजिन करें, मैं कालिदास पे दोबारा आता हूँ, मेघदूत। जब कालिदास ने मेघदूत लिखा, वो भी 2500 साल पहले की बात हो गई। मेघदूत की कहानी क्या है, बड़ी सिंपल सी अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो कहानी ये है कि एक यक्ष है जो कि कुबेर के यहाँ काम करता है। अब उस वक्त जो कुबेर की राजधानी है, आप नेपाल के आसपास समझ लो, आज का नेपाल, वहाँ वो यक्ष काम करता है। और उसका काम क्या है कि वो रोज़ कुबेर की पूजा से पहले वो जाके जंगल में ब्रह्म मुहूर्त में निकलता था और ताज़ा फूल लाके शिव आराधना के लिए रख देता था। ये उसका काम था, और ये काम रोज़ यही काम करना था उसको कि भगवान शंकर की पूजा में कोई विघ्न न पड़े, उसके पहले फूल यहाँ हाजिर होने चाहिए। उसकी शादी हुई नई, और एक दिन अपनी पत्नी की नई बीवी, अब आप अंदाज़ा लगाएं, और उसको बहुत प्रेम था अपनी पत्नी से, और वो उठ के वक्त पे जा नहीं पाया। कुबेर बहुत नाराज़ हुए, सुबह आए, देख रहे हैं कि भगवान शंकर की आराधना होनी है और फूल तो है ही नहीं। तो मैंने पूछा कि तुम कहाँ रह गए। तो उसने बताया कि देखिए मेरा अभी भी ब्याह हुआ है और मैं अपनी पत्नी के साथ रह गया, थोड़ी आंख लग गई, देर तक मैं सोता रह गया और इसलिए हो नहीं पाया। तो कुबेर ने कहा बड़े पुराने सेवक हो तुम मेरे, तो तुम्हें और तो कोई दंड नहीं दूंगा मैं, लेकिन जिसके प्रेम की वजह से तुमने मेरे शंकर भगवान की आराधना में विघ्न डाला है, तुम उसी से दूर कर दिए जाओगे। 1 साल के लिए तकरीबन उन्होंने उसको भेज दिया एक दूसरी जगह, दूसरे महल में, सरगुजा पर्वत पे। सरगुजा पर्वत, अब आप आज का मध्य प्रदेश, इंदौर के आसपास का इलाका वो समझ लें। तो कहाँ नेपाल का इलाका और कहाँ उस ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं। वो इतना प्रेम में विह्वल, इतना व्याकुल था अपनी पत्नी के कि वो क्या करता, रोज़ मेघों को संदेश देता, अपने प्रेम पत्र जो है वो बादलों को पढ़ के सुनाता, और वो बादल उसकी प्रेमिका की छत पे जाके बरसते और उसको वही शब्द वापस सुनाते। क्लाउड का पहला कॉन्सेप्ट सबसे पहले हिंदुस्तान में आया है। कालिदास से पहले किसी ने क्लाउड नहीं सोचा, लेकिन हमने कभी अपने पोएट्स को सीरियसली लिया नहीं। आज आप देखिए वही चीज़ें हो रही हैं। आज आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कैसे क्लाउड की पूरी दुनिया चल रही है। सबसे पहला लाइव टेलीकास्ट संजय ने किया महाभारत के वक्त, आप देखें तो उससे पहले का कोई लाइव मुझे लाके बताओ ना आप कि नहीं, उसके भी पहले कहीं जिक्र हुआ था इसका। एक आदमी एक लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा है, वो भी एक अंधे को,
पुष्पक विमान का सबसे पहले जिक्र हमारे यहाँ। आप कहाँ कहाँ तक जाओगे, मेटलर्जी सबसे पहले हमारे यहाँ आई। आज पूरी दुनिया मेटलर्जी की बात करती है। मेटलर्जी हमसे पहले किसी ने डिस्कवर ही नहीं की। 2 एलॉयज को मिला के तीसरी धातु पैदा करना हमसे पहले किसी ने नहीं किया। कितना कुछ है जो सबसे पहले हमने किया है। प्रॉब्लम यही है कि हम रोम के उस भिखारी की तरह हैं जिसके नीचे खजाना दबा हुआ है और वहां बैठ के भीख मांग रहा है। तो ये जो फेस्टिवल है, ये जो इंस्टीट्यूट है, जो विश्वरंग है, विश्वरंग का सबसे बड़ा रोल मेरी नज़र में यही है कि जो हमारी भूली बिसरी हुई अस्मिता है, जो हमारी भूली बिसरी हुई ताकत है, जैसे कि कर्ण को परशुराम ने बोल दिया था कि जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी ब्रह्मास्त्र की तो तुम उसको चलाना भूल जाओगे। तो हमें भी बहुत पहले से कोई श्राप लगा हुआ है कि हम अपनी ही खुद की ताकत भूल गए हैं। हम अपना खुद का ही जो हमारा मसल पावर है, जो हमारा जितना मसल पावर इन द सेंस, मैं दिमाग की बात भी कर रहा हूँ, हर तरह का जो शक्ति और पावर हमारे पास है, हम उसको कहीं ना कहीं भूले हुए हैं। बहुत अच्छी चीज़ है कि विश्वरंग जैसा फेस्टिवल हमें नींद से जगाने का काम कर रहा है, हमें ये बताने का काम कर रहा है कि हम रिच हैं, हम अमीर हैं, हम बहुत दौलतमंद हैं। हमारे पास जो विरासत है, हमारे पास जो तहजीब की और कल्चर की विरासत है, वो दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। एंड इंडिया स्टैंड्स टॉल बिकॉज ऑफ फेस्टिवल्स लाइक दिस। वाओ, एक्चुअली अभी मुझे समझ आ रहा है कि हमारे राइटर्स और पोएट्स को अगर हम सीरियसली लें तो क्या होगा। शायद हमें एहसास होगा कि व्हाट अ रिच कंट्री वी आर व्हेन इट कम्स टू एवरीथिंग, राइट, एवरीथिंग, या ऑफ कोर्स एवरीथिंग। और शायद हम चूंकि नहीं पढ़ रहे या हम अवेयर नहीं हैं या ये चीज़ें प्रमोट नहीं की जा रही, तो हमारा खुद से ही नाता टूटता जा रहा है। और आप सही कह रहे हैं, हम वेस्टर्न कंट्रीज को देख रहे हैं टू फील प्राउड एंड टू फॉलो। क्या बात है। मैंने पहले ही कहा था कि बहुत इंस्पिरेशनल और इन्फॉर्मेटिव और शायराना और खूबसूरत होने वाला है। इट्स नो सरप्राइज। अगर आप पहली बार मनोज जी को सुन रहे हैं तो यकीन मानिए आप उनको बार बार सुनने वाले हैं, सब उनके मुरीद होके ही जाते हैं। ओके, सो मनोज जी, कमिंग टू यू नाउ, तो आप एक ब्राह्मण किसान के बेटे हैं जो एक ख्वाब लेके मुंबई आते हैं, मुंबई की सड़कों पे रहते हैं, वहाँ सपने बुनते हैं, कोशिश करते हैं कि इस इंडस्ट्री में आपको एक मौका मिल जाए, और आज यू आर दैट वन पर्सन हु इज चेंजिंग द गेम। आज जितने भी मैंने एडजेक्टिव्स यूज़ किए, आप सबसे सेलिब्रेटेड हैं, सक्सेसफुल हैं, रेवोल्यूशनरी हैं। इनफैक्ट यू आर द हीरो ऑफ योर ओन इंडस्ट्री, क्योंकि पहली बार राइटिंग इंडस्ट्री को, लिरिसिस्ट को इतना सीरियसली लिया जा रहा है। प्लीज़ कनेक्ट अस विद दैट मनोज एंड दिस मनोज। इन दोनों लोगों से हमें ज़रा वाकिफ कराइए। अनुपमा, दोनों मनोज में कोई बहुत अंतर नहीं है, क्योंकि अगर वो मनोज ना होता जो मनोज शुक्ला था तो मनोज मुंतशिर भी नहीं होता। एक्सटेंशन है खाली। आप पूरी जिंदगी जो सबसे अच्छी चीज़ कर सकते हैं वो ये है कि इवॉल्व होते रहें। तो मैं हमेशा ये देखता हूँ कि मैं अपना +1 वर्जन आज हूँ कि नहीं कल की तुलना में। अगर मैंने 2 नई चीज़ें सीखी, 2 नई बातें मुझे पता चली, तो मैंने एक दिन सही तरीके से जिया। और ये जो दुनिया है ना, इसमें 2 ही चीज़ें हैं, 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक स्लोप है, या तो आप आगे चढ़ेंगे या पीछे आएंगे। आप जहाँ आज हैं वहाँ कल नहीं रह सकते। तो आप डिसाइड करो कि आपको थोड़ा पीछे आ जाना है या आपको एक कदम आगे जाना है, क्योंकि जहाँ हो वहाँ तो नहीं रह सकते। ये तो चांस ही नहीं है। तो जो नया नहीं होता वो पुराना हो जाता है। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रही कि मेरे चारों तरफ जितना कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, वो चाहे किताबें हों, वो चाहे सिनेमा हो, वो चाहे लिटरेचर, कहीं से भी, तो मैं पढ़ता और सीखता रहूं। और इतना कुछ है कि मुझे लगता है पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी और कभी ये फीलिंग नहीं आएगी कि हाँ थोड़ा बहुत पता चल गया। तो मनोज जी, खासतौर से ये जो जनरेशन है, हम अक्सर ये बात करते हैं कि हमें क्या दिक्कतें हैं आगे बढ़ने में, लेकिन एक बच्चा जो कि एक गांव से आता है, जिसके पिता ब्राह्मण हैं, किसान हैं, वो ख्वाब देखता है एक गीतकार बनने का, जो कि हमारे देश में कोई बिल्कुल भी पॉपुलर प्रोफेशन नहीं है, और ना ही कोई आपको गाइड कर सकता है, ना ही कोई सराहेगा कि हाँ बच्चे एकदम बहुत अच्छा सपना देखा है। आपने कैसे हिम्मत जुटाई वो ख्वाब देखने की, उसे पूरा करने की? मैं एक बात हमेशा बिलीव करता हूँ, और इस वक्त मुझे बहुत सारे जो लोग सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ ये बात आप भी सुने और ध्यान से सुने। इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत ज्ञान की बात बताने जा रहा हूँ, इसलिए कि मेरा अपना तजुर्बा है और ये मेरा अपना फेथ है। एक चीज़ होती है सुपर पावर। हनुमान जी हवा में उड़ जाते थे, थॉर के पास हथौड़ा है, स्पाइडरमैन वेब निकाल सकता है, सुपरमैन भी हवा में उड़ता है। हर किसी के पास एक सुपर पावर होता है। आप यकीन माने, ये जितनी आबादी है ना इस दुनिया की, जितने इंसान इस धरती पर पैदा हुए हैं, कोई भी बगैर सुपर पावर के नहीं पैदा हुआ है।
क्योंकि गलती हमसे आपसे होती है, ईश्वर से नहीं होती। वो कुदरत जो हमें बना रही है ना, उसने हमें फालतू में नहीं बना दिया कि जाओ जाओ तुम भी एक चले जाओ। हेड काउंट बढ़ाने के लिए नई दुनिया में आए हैं हम। हाँ, हमारे पास कुछ है जो हमें डिस्कवर करना है, कुछ है जिसकी गूंज हमें सुननी है, अपनी तन्हाई में, अपने अकेलेपन में, अपने बंद कमरे में बैठ कर खुद से बात करनी है, अपना सुपर पावर तलाशना है। तो हम में से जो भी अपना सुपर पावर तलाश लेता है वो लाइफ में कुछ कर जाता है। आप सोचें अगर कि सचिन तेंदुलकर ने अगर हाथ में बैट न थामा होता तो सचिन तेंदुलकर में और एक मामूली स्कूल मास्टर के बेटे में क्या फ़र्क था। क्या बात है। तो ये जितने भी लोग हैं, मैं अगर सबसे तो जो बड़ा मेरे लिए एग्जाम्पल है वो इस इंस्टीट्यूट का ही नाम है टैगोर। मैं समझता हूँ कि उनको कभी कभी इंसान मानने से मैं इनकार कर देता हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट। मुझे लगता है कि वो इंसान की परिधि से बाहर थे। एक फ्रेमवर्क होता है ह्यूमन का। कैसे हो सकता है आप कितने भी बड़े कलाकार हों, हाउ इज इट पॉसिबल कि एक ही वक्त पे दुनिया के सबसे बड़े स्कल्प्टर आप हों, सबसे बड़े पोएट आप हों, सबसे बड़े संगीतकार आप हों, सबसे बड़े चित्रकार आप हों। एक ऐसा इंसान जिसकी जो चित्रकारी है पूरी दुनिया में उसकी चर्चा थी, एक ऐसा इंसान जिसके नाम पर रविंद्र संगीत पूरा का पूरा एक संगीत की धारा बनी हुई है, एक ऐसा इंसान जिसने गीतांजलि लिखी और नोबेल पुरस्कार जीता। और उसके बावजूद व्हेन ही वाज डाइंग, डू यू नो दैट, जब वो अपनी आखिरी सांस ले रहे थे तो उनके स्कूल टाइम के उनके दोस्त थे, प्रोफेसर थे, तो वो सिरहाने बैठे हुए थे और टैगोर की आंख से एक आंसू निकला और प्रोफेसर साहब ने पूछा, रविंद्र तुम भी मौत से डर गए? तुम्हें तो देख के लगता था कि तुम्हें तो कभी कोई मृत्यु का डर ही नहीं है, तुम रो रहे हो जाते जाते दुनिया से। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो उस वक्त कहा वो गीतांजलि में है एक कविता के रूप में, मैं उसको पैराफ्रेज करने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि परमात्मा का समुद्र बहुत विशाल था, मेरी बाल्टी बहुत छोटी थी, कुछ ज़्यादा भर नहीं पाया मैं जाते जाते। वाओ। और ये कौन कह रहा है? रविंद्रनाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ टैगोर करेंगे, जिनको मैं महामानव मानता हूँ। मुझे लगता है जिस तरह की कलाओं की हम बात करते हैं, पिकासो क्या करता था, बहुत आप खुश होते हो ना पिकासो का नाम बोल के, तो पिकासो वॉज अ ग्रेट पेंटर। अब आपको मैं बताऊं कि पिकासो का पेंटर होना, किसी का स्कल्प्टर होना, दुनिया का सबसे बड़ा किसी का शास्त्रीय संगीतकार होना, किसी का सबसे बड़ा लेखक होना, ऑल पुट इनटू वन मैन। और उस आदमी को ये शिकायत है जाते जाते कि यार परमात्मा का समुद्र बहुत बड़ा था, बहुत कुछ करने को था इस दुनिया में, मैं कुछ कर नहीं पाया। तो ये लोग इंस्पायर करते हैं। मनोज मुंतशिर जैसा एक छोटे से गांव में पैदा हुआ लड़का, मुझे एक चीज़ हमेशा इंस्पायर करती थी। आपने ब्राह्मण की बात की जी। तो ब्राह्मण, ये सनातन धर्म में कॉन्सेप्ट है द्विज का। द्विज का मतलब है बॉर्न अगेन, बॉर्न ट्वाइस। तो एक बार तो आप अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेते हो और दोबारा आप नियति के गर्भ से जन्म लेते हो। जब आपने अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेने को पर्पस दिया कि आप पैदा हुए एक बार, वो तो आपका ठीक है, आपको पैदा होना था, आप हो गए। लेकिन जब आप अपनी लाइफ को एक पर्पस देते हैं, उसको एक लक्ष्य देते हैं, उसको एक रीज़न देते हैं कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, तो आपका दूसरा जन्म होता है। वाओ। तो मैं हमेशा बिलीव करता रहा कि एक सुपर पावर है, आपको तलाशना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं है कि आपके कान में कोई वो मंत्र फूंक के आपको दे देगा, कोई आपको रेडीमेड नॉलेज नहीं देगा कभी आके। ना हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो वो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद अपने आप से बात करनी पड़ेगी, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि आप क्या चीज़ है जो आपसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। वो एक चीज़ आप तलाश लें, उसके बाद ये दुनिया आपकी है। क्या बात है। एंड दिस इज सो ब्यूटिफुल मनु जी कि ये कॉन्सेप्ट भी हमारे देश में इतना पुराना है, क्योंकि आजकल इस जनरेशन में भी कहते हैं यू आर बॉर्न द डे यू फाइंड योर पर्पस। राइट। वाओ। एंड इट इज ऑल्सो हमारे कल्चर का इतना पुराना, मतलब सदियों पुराना एक कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। मनु जी, एक और चीज़ है, जब आप शुक्ला से मुंतशिर हुए, आप काफ़ी यंग थे जब आपने ये डिसीजन लिया, आपका एक्सपोजर इतना कम था। नॉर्मली अगर, जैसा कि आपने कहा कि जिस दिन आप ठान लें, जिस दिन आपको पता चल जाए, बट इतना शोर है दुनिया में कि हम गुम हो जाते हैं, हम अपने डिसीजंस पे कायम नहीं रहते। हम वो करना चाहते हैं जो पॉपुलर है। आपने कैसे एक ऐसा सरनेम चुना अपने लिए जो बिल्कुल पॉपुलर नहीं है, साथ ही इसका मीनिंग क्या है? एंड एक और चीज़ जो मुझे बहुत इंट्रीगिंग लगती है आपके बारे में, कि अगर कोई बॉलीवुड का रुख करना चाहता है तो वो हमेशा हीरो बनना चाहता है, गीतकार कभी नहीं। कई बार लोग हीरो बनने आते हैं और गीतकार बन जाते हैं। कैसे आप इतने डिटर्मिन्ड थे, बिकॉज इट इज़ नॉट अ पॉपुलर प्रोफेशन? हाँ, मैं ये मानता था कि गीतकार भी हीरो हो सकता है। और आप हैं। वाई नॉट। और अपनी कहानी का हीरो तो हर इंसान खुद होता है। तो ये मेरी कहानी थी, इसका हीरो तो मैं ही हूँ, अपनी कहानी के हीरो तो आप ही हैं।
मुंतशिर मेरा पेन नेम है, तखल्लुस है मेरा, और वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं बताऊं कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रिसर्च, कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी, दर्शन, जीवन कथा कुछ था नहीं ऐसा। मेरा जो शुरुआती रिश्ता था पोइट्री से, वो उर्दू पोइट्री से था, और मैं गज़लें कहता था, और गज़लों के जो भी शायर हुए हैं, एक रिवाज चला रहा है, एक ट्रेडिशन है पेन नेम का। साहिर, कैफी, फिराक, मजरू, ये सब पेन नेम्स हैं, असली नाम नहीं है किसी के। तो मुझे भी एक पेन नेम चाहिए था, और पेन नेम ऐसा चाहिए था जो मुझसे पहले किसी का ना रहा हो, यूनिक, इतना यूनिक कि अगर मैं वो बोलूं तो वो मैं ही मैं हूं और दुनिया में कोई दूसरा ना हो। ऐसा पेन नेम तलाश करना बड़ा मुश्किल था। और फिर एक दिन मुझे याद है, मेरा टाउन गौरीगंज, जहाँ की मैं पैदाइश हूँ, जहाँ मेरा पूरा बचपन और मेरा शुरुआती वक्फा गुजरा ज़िंदगी का, तो सर्दियों की एक शाम थी, तकरीबन 7 बजे थे, स्लीपी टाउन, 7 बजे पूरा गौरीगंज सोया हुआ था, और मैं एक चाय की तलाश में यहाँ वहाँ आवारागर्दी कर रहा था। दूर मुझे कहीं चौक में एक भट्टी पे सिगड़ी जलती हुई दिखी, और कोहरा था, बहुत धुंध थी, और मैं वहाँ पहुँचा। चाय की दुकान थी बबलू की, मैंने बबलू से बोला, बबलू चाय बना दो यार। तो वो चाय चढ़ाई उसने सिगड़ी पे, और मेरा ध्यान गया कि रेडियो जो एक खूंटी से टंगा हुआ था, उस रेडियो पे एक मुशायरा चल रहा था, और उस मुशायरे में कोई शायर एक शेर पढ़ रहे थे, और शेर कुछ यूँ था कि मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है। मुंतशिर का मतलब होता है बिखरा हुआ, टूटा हुआ। अगर हम टूटे हुए हैं, हम बिखरे हुए हैं, तो तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है। कि मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है, आईने टूटते रहते हैं, तुम्हें गम क्यों है। तो जब मैंने ये सुना, ये वर्ड, और मैंने तुरंत चाय पीते पीते, वो एक एलिट्रेशन होता है, मैंने साथ रख के देखा मनोज और मुंतशिर, तो देयर वाज अ रिंग इन इट। और बस उसी शाम, इससे पहले कि मेरी चाय ख़त्म होती, मैं मनोज शुक्ला से मनोज मुंतशिर हो गया था। और अभी जब मैं देखता हूँ, पता नहीं, लोग कहते हैं कि नाम का असर बहुत होता है इंसान पे। मैं ऐसा कोई टूटा बिखरा हुआ नहीं हूँ, मैं बहुत जमा, बहुत ही ठोस है, सुलझी हुई ज़िंदगी है मेरी। मेरी लाइफ में इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं नहीं। फिर भी कभी कभी जब इस नाम के बारे में सोचता हूँ, तो एक शेर है मेरा, मेरी किताब में, मेरी फितरत है मस्ताना में, कि नाम था एक, रख लिया था बस यूं ही, क्या ये सारी ज़िंदगी ढूंढना पड़ेगा। नाम था एक, रख लिया था बस यूं ही, क्या ये सारी ज़िंदगी ढूंढना पड़ेगा, और कितना टूटना बाकी बचा है, और कितना मुंतशिर होना पड़ेगा। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल मनोज जी। So, बहुत ही, आपकी आपकी हर बात इतनी खूबसूरत और शायराना है कि काश हम सब की ज़िंदगी इतनी खूबसूरत और हम भी इतनी मोहब्बत से बातें कर पाते कि मेरा दिल कर रहा है कि वक्त थम जाए और मुझे अगले सवाल पे ना जाना पड़े और मैं मनोज जी को सुनती रहूं। बट वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोज जी, एक चीज़ जो अभी आपने कही कि हम सब अपनी कहानी का हीरो हैं, आप अपनी इंडस्ट्री का हीरो बन चुके हैं। आपने एक ऐसी चीज़ की है जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में, या यूँ कह सकते हैं पूरे लेखन और गीतकारी के इतिहास में किसी ने नहीं किया। आप खड़े होके अपने राइट्स के लिए आपने आवाज़ उठाई, आपने इस देश के सबसे बड़े कमर्शियल अवार्ड को बॉयकॉट किया, और आपने कहा कि मैं डिज़र्विंग हूँ, और अगर आप मुझे मेरा हक नहीं देते तो मैं आपको बॉयकॉट करता हूँ। इससे पहले कभी भी लेखन जगत के लोगों से अगर ऐसा कुछ हमने देखा भी था तो वो एक कलेक्टिव एफर्ट देखा था, कोई एक आवाज़ नहीं देखी गई। भले लोग कहते हैं कलम की ताकत, पर किसी ने वो ताकत का इस्तेमाल खुद के राइट्स के लिए नहीं किया। हीरोज़ ने बॉयकॉट किया है, लेकिन कभी किसी गीतकार ने नहीं। ये जो हीरोइक एफर्ट है और जो रेवोल्यूशनरी एफर्ट है और जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आप अपनी इंडस्ट्री के लिए, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप मनोज जी? बिकॉज फॉर अस यू आर अ हीरो। थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। मैं बहुत लालची हूँ, मैं ये कह सकता हूँ। और हिम्मती भी है। नहीं, मेरा लालच इस बार सारी सीमाएं तोड़ गया, क्योंकि आपका जो आपका लालच है वो क्या होता है, पहले आपको कुछ चाहिए होता है, फिर कुछ और चाहिए होता है, फिर कुछ और चाहिए होता है। तो एक सर्टेन लेवल के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि ये 1-2 ट्रॉफीज़ से मेरा मन नहीं भरता, मुझे 135 करोड़ ट्रॉफीज़ चाहिए, और 135 करोड़ ट्रॉफीज़ के लिए 10-12 को छोड़ देना, मैं फ़ायदे में हूँ, कोई नुकसान नहीं हुआ मेरा। वाह। 135 करोड़ पीपल इन दिस कंट्री, दे लिसन टू माई सॉन्ग्स। हज़ारों की तादाद में मैसेजेस रोज़ आते हैं, कोई रो के मैसेज कर रहा होता है, कोई मेरे गानों के वर्जन्स गा के
मैसेज कर रहा होता है। मैं देखता हूँ कि जहाँ जहाँ हिंदी बोली जाती है, या हिंदी और स्लैश उर्दू की बात मैं करूँ, जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी हैं वहाँ लोग तेरी मिट्टी को इस तरह से गाते हैं कि अगर कभी मैं खड़ा होकर तेरी मिट्टी के खिलाफ कुछ बोल दूँ ना तो लोग मेरी जान ले लेंगे। इस कदर उन्होंने तेरी मिट्टी को अपनाया है। वो गाना जब मैं लिख रहा था, उस रात, उस शाम, उस दिन मेरा था। मेरी कलम से निकलने के बाद उस गाने पे मेरा कोई हक ही नहीं बचा। इसीलिए जब उस गाने को रिजेक्ट किया जाता है, जब उस गाने का एक तरह से मजाक उड़ाया जाता है, कि आप मजाक क्यों उड़ाया जाता है, क्योंकि तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है, एक ऐसी लाइन के जक्सटापोजिशन में आप रखते हैं, तू नंगा ही तो आया था क्या घंटा लेके जाएगा। नथिंग अगेंस्ट द फिल्म, नथिंग अगेंस्ट द पीपल हु रोट इट, दे आर ऑल माई फ्रेंड्स एंड आई एम वेरी क्लोज टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, सब दोस्त हैं मेरे। पर जब आप एक न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठे हैं, आप जो भी हैं, जब आपको जूरी कहा जाता है, जब आप उस सम्मान की जगह पे बैठे हैं, तो क्या आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि शायरी क्या है? और अगर नहीं समझ में आती तो फिर उस कुर्सी पे होने का हक क्या है आपको? तो आप मुझे जज करने का हक खो चुके हैं। मेरी कहानी बस इतनी सी थी। कोई मुझे सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश थी कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो मैंने जो एक आवाज़ उठाई, उस आवाज़ का इतना सा असर पड़ा है कि आज लोगों ने अवार्ड्स से किसी के अच्छे होने को या बुरे होने को जांचना छोड़ दिया है, कम कर दिया है। आर डी बर्मन को पूरी ज़िंदगी में गिनती के अवार्ड्स मिले हैं, मतलब उनसे बड़ा कौन संगीतकार हुआ है और कौन होगा। मैं ऐसे कितने नाम गिनाऊं आपको जिनको अवार्ड्स ही नहीं मिले पूरी लाइफ। मजरू साहब को बमुश्किल कोई अवार्ड मिला है। तो ये बहुत बड़े लोग थे। तो जाहिर सी बात है कि जब एक कमर्शियल अवार्ड सेटअप में आप होते हैं, और मैं तो बहुत सारे, मैंने पूरी ज़िंदगी अवार्ड शोज लिखे हैं, कई की जूरीज में भी रहा हूँ मैं, तो मैं जानता हूँ चीज़ें कैसी होती हैं। और इसलिए इस सर्कस में मेरा कोई यकीन नहीं है। जो जाते हैं, जो सूट सिला के तालियां बजाते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैंने भी बहुत साल किया है, अब नहीं करूँगा। वाह मनु जी, एक चीज़ जो हुई जब आपने आवाज़ उठाई, नॉर्मली क्या होता है कि जो पॉपुलर फेसेस होते हैं, जिनको लोग अक्सर टेलीविज़न, सिनेमा में देखते रहते हैं, जिनसे एक इंटरेक्शन होता है, उनको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। लेकिन आपको जिस तरह का मैच स्टेप सपोर्ट मिला था, हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी गीतकार और लेखक ने अपने लिए आवाज़ उठाई हो। अक्सर वो लोग देश के लिए आवाज़ उठाते हैं, या किसी और कोई और चीज़ जो हो रहा होता है उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, कि अपने लिए आवाज़ उठाएं, अपनी बात कहें और पूरा देश उनके साथ आके खड़ा हो जाए। क्या आपको इसकी उम्मीद थी, और कौन लोग थे जिनके सपोर्ट ने आपको सरप्राइज कर दिया कि अच्छा यहाँ से भी सपोर्ट आ रहा है, मुझे उम्मीद नहीं थी? मैंने जब ट्वीट किया था ना वो जी, कि आज के बाद मैं किसी अवार्ड शो का हिस्सा नहीं बनूंगा, तो मेरा ट्वीट इसलिए नहीं था कि मुझे कोई मैसिव सपोर्ट मिल जाए या पूरी दुनिया मेरे साथ आके खड़ी हो जाए। वो मेरा ट्वीट मेरे खुद के लिए था, ताकि मेरे पास एक सनद रहे कि देखो तुमने ट्वीट कर दिया है, तुम पब्लिक चले गए हो इस थॉट के साथ, दोबारा इस लालच में मत पड़ना कि फिर तुम कहीं नॉमिनेट हो और फिर तुमने सूट सिलाया, फिर तुम जाके, क्योंकि नॉमिनेट तो होता ही हूँ मैं, हर साल होता हूँ, हर अवार्ड शो में नॉमिनेट होता हूँ। तो वो मेरे अपने लिए था। ये अलग बात है कि जब वो दुनिया तक पहुंचा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तेरी मिट्टी मेरा गाना सिर्फ उन कुछ घंटों में था जब मैं लिख रहा था। वो लिखने के बाद मेरा रहा ही नहीं। वो लिखने के बाद अनुपमा का हो गया, वो लिखने के बाद जो अभी मुझे हज़ारों लोग सुन रहे हैं इनका हो गया, मेरा कहाँ रहा वो। तो ये सारे लोग मेरे साथ आके खड़े हो गए क्योंकि इनको तेरी मिट्टी से मोहब्बत थी। मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ इस पूरे सिनेरियो में। तेरी मिट्टी बहुत बड़ा गाना है, वो गाना मेरे थ्रू हो गया, मेरे ज़रिए हो गया, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। वो गाना किसी के भी ज़रिए हुआ होता तो वो बहुत बड़ा गाना था, और उस गाने को वो सम्मान मिलना चाहिए था जो कि शायद ये लोग देने से चूक गए, जिसमें इनका नुकसान है, गाने का कोई नुकसान नहीं। क्या बात है। मनु जी, तेरी मिट्टी का कोई फेवरेट अंतरास्थाई है जो आपका सबसे पसंदीदा है, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? तो तेरी मिट्टी में अगर मुझसे आप पूछें कि मेरी सबसे पसंदीदा लाइनें कौन सी थी, तो जाहिर सी बात है वही लाइन थी जो मैंने ट्वीट की थी कि इस लाइन को उसकी जगह ना मिलना, इट्स सैड। एक अंतरा था उसका कि ओ हीर मेरी तू हंसती रहे। इसके पहले मैं आपको एक मोमेंट बताऊं कि तेरी मिट्टी था क्या। तेरी मिट्टी एक सोल्जर जब सरहद पे जाता है और सीने पे गोली खाता है, तो मैं ये हमेशा सोचता था कि वो कौन सी चीज़ है जो उसको ड्राइव करती है। जब तेरी मिट्टी रिलीज़ हुआ था तो तीसरे या चौथे दिन मुझे कश्मीर से, पुंछ से एक सोल्जर का फ़ोन आता है मेरे ऑफिस के नंबर पे, और सिर्फ 3 या 4 दिन गाने रिलीज़ हुआ था। और जो बात उन्होंने मुझसे कही उसने एक्चुअली पूरी की पूरी चीज़ को पर्सपेक्टिव में डाल दिया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं ज़मींदार परिवार से हूँ, लेकिन मुझे फ़ौज में जाना था। अब हर कोई मुझसे कहता है कि तुम फ़ौज में क्यों जा रहे हो, तुम्हारे पास तो इतनी खेती बाड़ी है,
वो सैकड़ों बीघे खेत हैं, तुम क्यों जा रहे हो 25,000 की नौकरी के लिए? तो मैं कभी बता नहीं पाया कि ये सवाल 25,000 की नौकरी का नहीं है, सवाल पेचेक का नहीं है, सवाल किसी और चीज़ का है, सवाल एक आरजू का है। और वो आरजू क्या थी, वो आपने अपने गाने में लिख दी कि तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तो मैं हमेशा सोचता था कि जब किसी को सीने पे गोली लगी है और वो फौजी है एंड ही इज़ ब्लीडिंग टू डेथ, तो आखिर के 10 मिनट वो सोचता क्या होगा? क्या उसे इस बात का अफसोस होता होगा कि भाई क्यों देश के लिए जान दे दी? नहीं, वो अकेला इंसान है जो मरते मरते दुनिया से जाते जाते मुस्करा रहा होगा, क्योंकि उसको पता है कि करोड़ों की इस दुनिया में 6.5 बिलियन के आसपास आबादी है, कितने लोगों को ये मौका मिलता है कि देश के लिए मरे। तो ये मौका मिला है उसको, ही इज़ द चोजन वन, ही इज़ स्माइलिंग, बट एट द सेम टाइम उसकी एक आंख से आंसू भी आ रहा है, क्योंकि उसको ये याद आ रहा है कि उसका क्या क्या छूट रहा है। उसका घर छूट गया, परिवार छूट गया, बच्चे छूट गए, उसका गांव छूट गया। सरसों से भरे खलिहान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पर कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। तो ये सब छूट रहा है उससे। तेरी मिट्टी, मैं क्या कहूँ। मनोज जी, मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ, मेरे पापा फौजी हैं और मैं पूरी ज़िंदगी फौजी फैमिलीज़ के बीच में रही हूँ। जिस खूबसूरती से आपने उनके दर्द को बयान किया है और उनकी वो बातें जो शायद वो कभी किसी से नहीं कह पाते, वो जो आपने कहा है, इट कांट गेट मोर ब्यूटीफुल देन दिस। थैंक यू अनुपमा। लेकिन आप सोच के देखें, हमसे हमेशा गलती ये होती है ना कि जब हम ये खबर पढ़ते हैं ना कि गलवान की घाटी में 20 फौजी शहीद हुए, जी, तो हम उनको गिनती मान लेते हैं। गिनती मानते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि ये एकदम हमारे जैसे थे। ये सिर्फ गिनती नहीं है, नंबर्स नहीं है, ये साथी हैं हमारे, ये हमारे बीच के लोग हैं जो हमारे लिए, किसी अजनबी के लिए आप एक थप्पड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन वो लोग जिन्होंने अनुपमा को देखा भी नहीं है, मनोज को देखा भी नहीं है, जिनको कुछ नहीं पता ये लोग कौन है, वो हमारे लिए गोलियां खा लेते हैं जाके। ये कमाल की कुव्वत है। और सिपाही होना कोई मामूली चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। क्या क्या छोड़ते हैं वो लोग, किस किस तरह की सेक्रीफाइसेस होती है, हम कहाँ तक बात करेंगे और कितनी बात करेंगे। मैं यूं ही एक दिन सोच रहा था कि जब एक सिपाही शहादत से पहले अगर उसको एक मौका दिया जाए कि एक आखिरी चिट्ठी लिख लो, अब तो तुम शहीद हो ही गए हो, मर ही जाओगे, आज तुम्हारी जान चली ही जाएगी, लेकिन उसके पहले, शहादत से पहले अगर एक आखिरी चिट्ठी लिखनी हो तो तुम क्या लिखोगे? तो ख्याल आता है कि वो आखिरी चिट्ठी में लिखेगा कि सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, मुझे भेज देना यारों मेरी बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उसे, मैं घोड़ी चढ़ूं धमाधम ढोल बजे, तो ऐसा ही करना, मुझे घोड़ी पे लेके जाना, ढोल के बजाना, पूरे गांव में घुमाना और माँ से कहना बेटा दूल्हा बन के आया है, बहू नहीं ला पाया तो क्या, बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी, कहते थे बच्चे तिरंगा लहरा के आना या तिरंगे में लिपट के आना। कह देना उनसे, मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई। मेरा छोटा भाई, उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा, मैं सरहदों से बोल के आया था, एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। मेरी बहना, उससे कहना मुझे याद था उसका तोहफा, लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया, राखी से पहले ही भाई राख हो गया। वो कुएं के सामने वाला घर, 2 घड़ी के लिए वहां जरूर ठहरना, वहीं तो रहती है वो जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था। उससे कहना कि भारत माँ का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया, एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। बस एक आखिरी गुजारिश, मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम ना करना, मैंने खुद ये शहादत चाही है, मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। वाह, आई थिंक मनोज जी यही आपका मैजिक है। इस वक्त मैं दर्द और जज्बे दोनों से भरी हुई हूँ।
मैं गोली भी खा सकती हूँ और मुझे वो हर गोली खाने वाले के दर्द का एहसास भी है कि वो कितना कुछ और क्या कुछ खो रहे होंगे. दिस इज ब्यूटीफुल मनोज दैट्स जी. वेरी वेल सेड अनुपमा. तो ये जो मनोज जी, एक तो आपकी वजह से आई थिंक बहुत साल बाद एक पेट्रियाटिक सॉन्ग आया और लोगों को फिर से देश से मोहब्बत हो गई. तो मोहब्बत की बात करते हैं मनोज जी. नॉर्मली कहते हैं कि इतनी मोहब्बत और डेप्थ से लिखने के लिए मोहब्बत का होना, दिल का टूटना, फिर मोहब्बत का होना बहुत ज़रूरी है. मोहब्बत का क्या, मोहब्बत प्यार की कितनी जगह है आपकी ज़िंदगी में? आपका दिल टूटा है कि नहीं? मोहब्बत और गीतकारी का क्या कनेक्शन है? इस पे आपके विचार क्या हैं, हम जानना चाहेंगे. जितना भी लिखा है, जो भी लिखा है, उसकी तह में मोहब्बत है. सवाल एक छोटा सा था जिसके पीछे ये पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली. भुलाऊं किस तरह वो दोनों आंखें, किताबों की तरह जो याद कर ली. तो जितनी भी किताबें लिखी गई, जितना भी लिटरेचर लिखा गया है, वो सब दो आंखों को भुलाने की कोशिश है. आ ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए हैं. मेरी मोहब्बत बहुत बागी थी. मैं हमेशा से इंस्पायर्ड था उन कहानियों से जिनमें बगावत थी, जिनमें मोहब्बत बहुत सॉफ्ट, बहुत टिमिड नहीं थी, जिनमें मोहब्बत खौलती हुई, जिनमें मोहब्बत में टर्बुलेंस था, क्या बात. एक थरथराहट थी, एक कपकपी थी. तो मुझे वो मोहब्बत बहुत अपील करती थी. मुझे सलीम अनार के लिए अपील करती थी वो कहानी, क्योंकि मैं देखता था कि कैसे एक कनीज़, एक रक्कासा हिंदुस्तान के बादशाह के सामने खुल के चैलेंज करती है. आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे ज़माना, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या. वो जो बगावत है, वो बगावत मुझे लगता था वाह, मोहब्बत हो तो ऐसी हो. और आप सोचें, ये जो बगावत आई थी, आपको वो मुगल आज़म का एक सीन मुझे बहुत बहुत मेरा फेवरेट है और मुझे बार बार याद आता है कि जब अनारकली की हिम्मत तोड़ने के लिए बादशाह अकबर उसको भूखा प्यासा कैद खाने में डाल देते हैं, और जब उसको बहुत बुरी हालत में होती है बेचारी, ना उसको कुछ खाने को मिला है, ना पीने को मिला है, होंठ सूख गए हैं, और जब उसको निकाल के कैद खाने से ला के बादशाह के सामने फेंक दिया जाता है, और बादशाह उससे पूछता है, अनारकली कहो, कैद खाने के अंधेरों ने तुम्हारी आरजुओं में वो चमक बाकी न रखी होगी जो थी. जवाब क्या देती है बादशाह को? कनीज़ है. जवाब देती है, कैद खाने के अंधेरे कनीज़ की आरजुओं से कम थे ज़िल्ले लाई. और बादशाह कहता है, अंधेरे और बढ़ा दिए जाएं. अनारकली कहती है, आरजुएं और बढ़ जाएंगी. वाह. तो ये जो तेवर है ना, और ये तेवर ऐसे नहीं आया था. ये मोहब्बत में बगावत भी तब आती है जब सामने से आपको वो मोहब्बत रेसिप्रोकेट हो रही हो. ऐसी मोहब्बत करने से पहले तो अनारकली ने सलीम से पूछा था कि कहाँ सलीम का रुतबा, कहाँ अनारकली. ये ऐसी शाखे तमन्ना है जो कभी ना फली. हुजूर एक ना एक दिन ये बात आएगी कि तख्त ताज भले हैं कि एक कनीज भली. और सलीम ने जवाब दिया था कि न बुझ सकेगी बुझाने से अहले दुनिया के वो शम्मा जो तेरी आंखों में मेरे दिल में जली. मैं तख्तो ताज को ठुकरा के तुझको पालूंगा कि तख्तो ताज से तेरी गली की खाक भली. फिलहाल तो मैं प्यार करना चाहती हूँ. मुझे हो रहा है कि मुझे भी किसी से मोहब्बत है. दिस इज वाओ मनोज जी. So this is the kind of love stories that Romeo Juliet. आई थिंक जितने भी लोग लाइव देख रहे होंगे उनकी फीलिंग सेम ही होगी. या तो वो किसी से प्यार करते होंगे, या तो इस वक्त वो सोच रहे होंगे कि प्यार करना है, या प्यार में पढ़ना चाहते होंगे. वाओ मनोज जी. मैं उस प्यार को एक स्टेप आगे ले जाता हूँ कि जब आपको नाराजगी होती है ना, जब आपके अंदर बगावत होती है, जब आप थोड़ा सा उबलते खोलते हैं, वही सच्चा प्यार है. सच्चा प्यार बहुत कंट्रोल नहीं होता. इट्स लाइक चेन रिएक्शन, इट्स लाइक न्यूक्लियर रिएक्शन. यू कैन नॉट एक्चुअली कंट्रोल इट. जब तक आप प्यार को कंट्रोल कर पा रहे हो ना, तब तक आप प्यार नहीं कुछ और कर रहे हो. अगर आउट ऑफ कंट्रोल है तो ही प्यार है. वाओ. सोचें आप, रोमियो जूलियट की आप कहानी याद करें कि जब जूलियट को एक बगीचे में कैद करके रखा गया है, और जहां जूलियट के पूरे पहरे पे सिपाही लगे हुए हैं, जहां जूलियट के ख़ानदान वालों ने बड़े बड़े गनमैन लगा रखे हैं कि अगर कहीं रोमियो दिख जाए तो उसको शूट कर देना, शूट एट साइट का ऑर्डर है. वहाँ भी रोमियो सबसे छुपता छुपाता आधी रात के वक्त बगीचे में दाखिल होता है, और जूलियट उससे पूछती है, फसीलें इतनी ऊंची और पहरा इतना संगी है, जियाले रोमियो तो किस तरह पहुंचा बगीचे में. फसीलें मतलब दीवारें, कि फसीलें इतनी ऊंची और पहरा इतना संगी है, जियाले रोमियो तो किस तरह पहुंचा बगीचे में. रोमियो कहता है, ये मेरी जूलियट के शोख चेहरे की शुआएं थी, किरणें, कि आधी रात को सूरज निकल आया दरीचे में.
जूलियट कहती है कि मेरा कोई अजीज इस जा तुझे पाले तो फिर क्या हो, अगर किसी ने देख लिया तुम्हें, मेरे घर वालों ने, तो क्या होगा तुम्हें पता है? मेरा कोई अजीज इस जा तुझे पाले तो फिर क्या हो। रोमियो कहता है ये सब बातें वो क्यों सोचे जिसे तेरी तमन्ना हो। तो जिंदगी और मौत के जो सौदे होते हैं वो मोहब्बत उनकी परवाह नहीं करती। उर्वशी, इंद्र के दरबार की अप्सरा, जब उसको एक इंसान से प्यार हो जाता है, पुरु से प्यार होता है, तो ये तो बहुत छोटी चीज हो गई ना कि कहाँ इंद्र के दरबार की अप्सरा, कहाँ उसने एक क्षुद्र तुच्छ मनुष्य से प्यार कर लिया। दरबार लगता है ऊपर इंद्र के यहाँ और उसको लाके फेंका जाता है, उस पर इल्जाम पड़े जाते हैं उर्वशी के ऊपर। हे उर्वशी, तू अंबर की लाल परी, वो धरती की धूल, तू तारों की अमर संगिनी, वो पतझड़ का फूल, वो संसारी रंग रूप धरे, तू कवि कल्पना से भी परे। पल भर में तू सारी गरिमा सारा गौरव भूल गई, त्याग के अपनी मर्यादा उसकी बाहों में झूल गई। उर्वशी जवाब क्या देती है? उर्वशी की बगावत कितनी सॉफ्ट है, पर है बगावत। वो इंद्र को कहती है, एक ऐसा दरबार जहां ब्रह्मा विष्णु महेश सब सारे देवता बैठे हुए हैं, तो वहां पलट के कहती है कि नैनों में उसके नयन छोड़ाई, न पूछो कहाँ मैं ये मन छोड़ाई। एक अनजानी सी लहर उठी नदिया के निर्मल तीरे से, मैं चली तो ये ना जान सकी कोई साथ हो लिया धीरे से। जब जोग लगा मुझे जन्मों का, संजोग प्रेम का तब जाना, तन नाच रहा था युग युग से, पर मन का नाच तो अब जाना। और वो सवाल करती है, इंद्र से सवाल करती है कि हे मोहब्बत ये ताकत देती है आपको कि आप सवाल करते हैं। अनारकली ने बादशाह से, जिल्लेलाही से सवाल कर लिया था, इसने इंद्र से सवाल किया। ये भी एक रक्कासा थी, ये भी एक नर्तकी थी। इंद्र से सवाल करती है कि हे देवराज, यह प्रश्न आज मेरे तनमन को झकझोरे हैं, क्या पावन प्रेम कथाओं से इतिहास के पन्ने कोरे हैं? क्या सुन के शंकर का डमरू गौरी ने आंखें फेरी थी? क्या राधा के पग रुक पाए जब श्याम ने ताने छेड़ी थी? जब वही लाग मेरे मन में लगी, मेरा मान गया, मेरा मोल गया, मैं प्रेम सिंहासन पर बैठी तो राज सिंहासन डोल गया। जब प्रेम के आगे देवों ने भी अपने घुटने टेक दिए, क्यों आदर्शों के टुकड़े तुमने मेरे आगे फेंक दिए। यह है मोहब्बत जो इस कदर भागी है। एक तरफा मोहब्बत और टूटे दिल वाले लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? जितने भी टूटे दिल वाले लोग हमें देख रहे हैं या एक तरफा मोहब्बत करते हैं, मनोज जी आपने कुछ मीराबाई का भी किया है, विच इज़ माई वेरी फेवरेट, शायद सबसे पॉपुलर एक तरफा मोहब्बत है वो। मीराबाई से ज्यादा एक तरफा, मीराबाई एक तरफा मोहब्बत की पैगंबर है। मीराबाई एक तरफा मोहब्बत की मैसेंजर हैं, और उनसे ज्यादा किसी ने एक तरफा मोहब्बत को वो रुतबा नहीं दिया जो मीराबाई ने दिया होगा। आप सोचें, दुनिया की हर एक तरफा मोहब्बत में एक चांस होता है कि चलो ठीक है, मैं इस लड़की को प्यार करता हूँ, ये अभी मेरी लीग से बाहर है, बट यू नेवर नो, कल दुनिया क्या हो जाए, मैं शायद कल कुछ इसकी लीग में आ जाऊँ, ये मेरी लीग में आ जाए, कोई तो चांस हो सकता है। आप सोचें कितना चांस था कि मीराबाई कृष्ण से प्यार करती थी। ये 16वीं सदी की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। इसका कितना चांस है कि कृष्ण अवतार लेके धरती पे आएंगे मीराबाई के लिए? कोई चांस ही नहीं है ना। इसके बावजूद मोहब्बत कर रही हैं, इसके बावजूद अपनी वीणा लिए मस्ती में गा रही हैं, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। और मीराबाई के अंदर भी कमाल की बगावत थी। ये कहाँ धर्म ग्रंथों को एहसास है, गहरी पाताल से हृदय की प्यास है। ये कहाँ वो सिसोदिया वंश की बहू थी, वो मेवाड़ की बहू थी, इसके बावजूद उन्हें किसी बात की परवाह नहीं। उन्हें कृष्ण से प्रेम है तो है। उनको जहर का प्याला दिया गया, उन्होंने शौक से पी लिया, ठीक है, वो जहर अमृत में बदल गया, इतना प्यार था। कि ये कहाँ धर्म ग्रंथों को एहसास है, गहरी पाताल से हृदय की प्यास है। जोगियों में कहाँ जोग ऐसा जगे, पीर जाने वही तीर जिसको लगे। डोल उठा जो थर थर जिया बावरा, कांच के जैसी मैं तो दरक गई रे, प्रेम इतना भरा मैं छलक गई रे। तो जब आपके अंदर प्यार इस कदर भर जाता है कि छलकने लगता है, तब आप मीराबाई होते हैं। मोहब्बत वैसे की जाती है। वाह, अभी तो आई थिंक सबको मोहब्बत हो गई होगी, किससे पता नहीं, आई एम श्योर मनोज जी से हो गई होगी, जिनको किसी से नहीं थी उनको भी हो गई होगी। और मनोज जी, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हार्ट ब्रेक्स? कहते हैं अक्सर लोग तभी गीतकार बनते हैं या शायर बनते हैं जब उनका दिल टूटता है। टूटे दिल के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं मनोज? टूटा दिल एक ब्लेसिंग है। जिसको ये ब्लेसिंग नसीब हो गई है वो चोजन वन है, उसको ऊपर वाले ने, इसको कुदरत ने चुना है। कोई भी चीज़ टूटती है तो एनर्जी पैदा होती है। मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, बीएससी किया है मैंने, तो मैंने तो यही सीखा है कि एटम टूटे, न्यूट्रॉन टूटे, प्रोटॉन टूटे, जो भी टूटता है उससे एनर्जी पैदा होती है। तो जब दिल टूटता है तो भी एनर्जी पैदा होती है।
उस एनर्जी को आप कहाँ लगाते हैं ये आपके ऊपर है। उस एनर्जी को आप अपनी बर्बादी में लगा लेते हैं, तबाह हो जाते हैं, देवदास बन जाते हैं, या फिर आप उस एनर्जी से इतना इंस्पायर होते हैं कि अपनी ज़िंदगी को कुछ बना लेते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन टूटा हुआ दिल एक नियामत है, जिसको मिला है उसको रोज़ सुबह उठ के खुदा का शुक्र करना चाहिए कि कम से कम ये नियामत उसको मिली। सलाम करते हैं रास्ते भी उस मुसाफिर को, वो जिसके पाँव में हर रोज़ छाले आते हैं। मैं अपने दिल की दरारें न भरने दूंगा कभी, इन्हीं दरारों से मुझ में उजाले आते हैं। वाओ वाओ। तो आई थिंक जितने भी लोगों का दिल टूटा है और जितने भी लोग ये सेशन देख रहे हैं इस वक्त बहुत इंस्पायर्ड फील कर रहे होंगे। यू नेवर नो कि हम कोई अगला मनोज मुंतशिर मिल जाए हमें ये सेशन देखते देखते, है ना मनोज जी? क्वाइट पॉसिबल, शायद वो अपना पर्पस ढूंढ लें, शायद वो दरारों से वो रोशनी आते हुए देख लें, शायद उस एनर्जी का सही इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर हार्ट ब्रेक से लोग टूट जाते हैं, पर अभी समझ आए कि वो बिखरा हुआ क्या बन सकता है। और प्यार हमेशा, जब हम कहते हैं ना एक तरफा प्यार, आपने अभी सवाल किया, तो मुझे लगता है प्यार एक तरफा ही होता है। दो तरफा प्यार क्या होता है? अगर मेरा प्यार इस पे डिपेंड है कि आप मुझे कितना प्यार करती हैं, तो ये कौन सा प्यार हुआ? तो अगर प्यार अनकंडीशनल है तो हर प्यार एक तरफा है। दुनिया की सारी मोहब्बत एक तरफा है। बंदे का खुदा से इश्क क्या है? आप जब रोज सजदे में गिरते हैं, जब आप रोज अगरबत्ती जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर के आगे, वो कितनी बार आके आपसे कहता है कि हाँ ठीक है, आई लव यू टू, आई विल टेक केयर ऑफ यू? डज इट डू दैट? नो। बट यू स्टिल कीप ऑन डूइंग योर रिचुअल्स, क्योंकि वो आपकी एक तरफा मोहब्बत है, वही सच्ची मोहब्बत है। जब मेरा प्यार इस पे डिपेंड हो कि भाई आप कैसे रेसिप्रोकेट करेंगे मेरा प्यार, तो ये आधा अधूरा प्यार है। इसको तो मैं किसी गिनती में रखता नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि आप दूर से किसी की ज़िंदगी में दखल दिए बिना प्यार कर सकते हैं। एक तरफा प्यार बहुत ही सीक्रेट, बहुत ही प्यारा होता है वो, जबकि तुम अपनी ज़िंदगी जियो। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। तो ये भी तो एक मोहब्बत है। वो मेरा चांद 100 टुकड़ों में टूटा, जिसे मैं देखता था आंख भर के। जहाँ पर लाल हो जाते हैं आंसू, मैं लौटा हूँ उसी हद से गुजर के। मुझे मालूम है शामें तुम्हारी किसी के नाम लिखी जा चुकी हैं, मगर मैं क्या करूँ कि मेरी घड़ियाँ तुम्हारे वक्त पे अब तक रुकी हैं। मेरी हो तुम ये कोई ना कहेगा, मगर ये सच तो फिर भी सच रहेगा। मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये कैसा राब्ता है मेरा तुमसे, तुम्हें खोने से डरता था, तुम्हें खोने से डरता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जहर बरसा है क्या नींदों पे मेरी, या मेरी आंखों में नश्तर गड़े हैं? वजह क्या है कोई समझाए मुझको, ये मेरे ख्वाब क्यों नीले पड़े हैं? तसल्ली अपनी अपने पास रखो, मुझे ये दर्द की रातें हैं प्यारी। ये मेरा इश्क है, मेरा रहेगा, ज़रूरत ही नहीं मुझको तुम्हारी। खलिश अब तक मेरे दिल में दबी है, मुझे जो कल थी वो ज़द आज भी है। मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारी खैरियत के वास्ते मैं दुआएं तब भी पढ़ता था, दुआएं अब भी पढ़ता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। भटकती रह गई एक रात मेरी, तुम्हारे बाजुओं में सो न पाई। भटकती रह गई एक रात मेरी, तुम्हारे बाजुओं में सो न पाई। बहुत कुछ होता है दुनिया में, लेकिन यही एक चीज़ थी जो हो न पाई। हवा में घर बनाया था कभी जो, उसी के सामने बेबस पड़ा हूँ। तुम्हारे बिन दरीचा कौन खोले, कई जन्मों से मैं बाहर खड़ा हूँ। ये दिल जो पन्ना पन्ना फट चुका है, कभी पढ़ना कि इस पर क्या लिखा है। मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जो जीते जी न मेरा नाम लेंगे, उन्हीं होठों पे मरता था, उन्हीं होठों पे मरता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हम भी आपसे प्यार करते हैं मनोज जी, और करते रहेंगे। दिस इज जस्ट सो ब्यूटीफुल। और जितने भी लोग देख रहे हैं, स्पेशली टू ऑल द यंग पीपल वॉचिंग अस, ये मनोज जी का पर्सनल पेन है जो उन्होंने शब्दों में डाला था। ओके, ठीक है, कुछ नहीं कहूँगा मैं इस पर। सो मनोज जी, प्यार मोहब्बत की बात हो गई और लेखन की बात हो गई, गीतकारी की बात हो गई। एक बहुत अहम चीज़ है इन सारी बातों में, और जो हमारा इतिहास रहा है गीतकारों का और राइटर्स का, वो ये रहा है कि कहीं ना कहीं कमर्शियल एस्पेक्ट खो जाता है। वो लोग बोलते हैं अरे कि जो गीतकार हैं वो भूखा ही मरेगा, एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पे, एक थॉट है। आप हिंदी सिनेमा में आज तक जितने भी गीतकार या राइटर्स हुए हैं, अगर हम बिजनेस वाइज देखें तो यू आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन एवर,
एवर। ये बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग आप ये प्यार मोहब्बत और राइटिंग के बीच में कैसे लेके आते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस आप कैसे समझते हैं, और एक जो आपने मनोज मुंतशिर एम्पायर खड़ा किया है, इसे आपने कैसे खड़ा किया? आपको पहले ये पूछना होगा अपने आप से कि व्हाट एग्जैक्टली आर यू ब्रिंगिंग ऑन द टेबल। आप क्या दे रहे हो? पहले देने का सवाल है। जब आप अपना वर्थ प्रूव करते हैं, जब आप लिख के या अपने काम से लोगों को साबित कर देते हैं कि देखो ये चीज़ सिर्फ मेरी दुकान पे मिलेगी, कहीं और मिलेगी नहीं, तो उस कम्युनिटी की आपको कीमत मिलनी शुरू हो जाती है। यहाँ कीमत है, दुनिया के हर बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ फिल्मों की बात नहीं कर रहा। कीमत है एक्सक्लूसिविटी की। आप कितना एक्सक्लूसिव हो, आपके पास ऐसा क्या है जो दुनिया में कहीं नहीं है। मैंने सुपर पावर की बात की ना आपसे, क्या बात है। इसीलिए की कि अपना सुपर पावर तलाशो। आप कुछ आपके पास है, एक ऐसा जेम है जो किसी और मिट्टी में नहीं पाया जाता, सिर्फ आपकी मिट्टी में मिलेगा। वो जेम निकालो तो एक बार, उस जेम के खरीदार करोड़ों में खड़े हुए हैं लेने के लिए। निकालो तो, ढूंढो तो वो जेम। तो मुझे इस बात का एहसास बहुत पहले हो गया, और प्लस कहीं ना कहीं मैं ये भी जानता था कि मैं अभावों में नहीं जाना चाहता और अभाव में नहीं जीना चाहता। उसका एक रीज़न है। आप एग्जाम्पल क्या सेट करते हैं? जब मैंने लिखने के लिए अपने पापा मम्मी से बोला, मैं एक किसान का बेटा हूँ, कि पापा मुझे फिल्मों में लिखना है, तो जो पहला सवाल उनके दिमाग में आया वो यही है कि अभी भूखा मरेगा। एब्सोल्युटली। क्योंकि एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, सामने पड़े हुए हैं। तो मैं एक नया एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ी गाड़ियों में घूमूँ, मैं बड़े घरों में रहूँ। अपने लिए तो है ही है, लेकिन साथ ही ये भी है कि ये जो एक धारणा है, ये जो एक मिथ है कि लेखक होने का मतलब निर्धन होना है, गरीब होना है, विपन्न होना है, ये मिथ टूटना बहुत ज़रूरी है। इसको एज अ करियर लोग लेने से घबराते हैं, आज भी घबराते हैं। कोई भी राइटर को एज अ करियर लेना नहीं चाहता। इत्तफाकन आ गया तो आ गया, या मेरे जैसा जिद्दी हो कि मुझे पता था कि मैं कुछ और कर ही नहीं सकता, मैं यही करने के लिए पैदा हुआ हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि लोग थोड़ा सा इस बारे में सोचना शुरू करें, इसको एज अ करियर लें, इसको वो टाइम भी दें। प्रॉब्लम क्या होती है पता है? कि आप मेडिकल के पीछे 10 साल लगा देते हो कि आपने क्लास 12 किया, फिर आपने CPMT वगैरह जो भी बीट किया, फिर उसके बाद आपने MBBS किया, फिर आपने MD किया, फिर आपने MS किया। आप 10-12 साल की पढ़ाई करने के बाद नौकरी करना शुरू करते हो। आपको पहली सैलरी 12 साल की पढ़ाई के बाद आती है। लेकिन जब आप गाने लिखते हो या जब आप राइटर हो, तो आपको पता नहीं क्यों ये फीलिंग होती है कि आपने पहले ही लिख दिया और सब ठीक है, हमें कोई चेक क्यों नहीं दे रहा, हमारे पास कोई आया क्यों नहीं। आपने उतना वक्त दिया इस प्रोफेशन को। तो जब आप इसको एकदम मेटिकुलसली अप्रोच करेंगे, एकदम एकेडमिक तरीके से अप्रोच करेंगे, इस पे आप मेहनत करें, आप धूल फांकें, आप जूते घिसें, आप जूतियां रगड़ें, आप पढ़ें, कुंटलों किताबें पढ़ें आप, तब जाके शायद आप कुछ थोड़ा बहुत लिख पाएं। तो इतना जब इस प्रोफेशन के पीछे मेहनत करेंगे तो कोई इसमें डाउट नहीं है कि यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट, यू कैन मेक बिग मनी आउट ऑफ इट, यू कैन लिव अ लग्जरियस लाइफ, व्हाई नॉट। एंड ऑल्सो एक और चीज़ है मनोज जी, आई हैव टू ऐड दैट लिरिसिस्ट का नाम मेंशन करना लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, बट इस जनरेशन की यू आर द ओनली लिरिसिस्ट जिसका नाम लोग प्राउडली प्रोजेक्ट से जोड़ते हैं। वॉज इट डेलिब्रेट? आपको आसानी से ये राइट मिला या इसके लिए भी आपको आवाज़ उठानी पड़ी थी? मैंने आवाज़ उठाई इसके लिए भी, लेकिन इसमें भी कोई मुझे बगावत नहीं करनी पड़ी। जब मैंने आवाज़ उठाई तो मैंने एक बात हमेशा देखी है कि आपने मांगा ही नहीं, इसलिए आपको मिला नहीं। अगर आप मांगते तो मिल गया होता। तो जब मैंने कहा, ये मुझे याद है, मैंने भूषण कुमार जी से, जो T सीरीज़ के हेड हॉन्चो हैं, जब मैंने बोला कि भूषण जी मुझे मेरा नाम चाहिए यूट्यूब टाइटल में, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने तुरंत बोला हाँ हाँ बिल्कुल आपका हक बनता है, अब लो। आने लगा, मेरा छोड़ सबका आने लगा उसके बाद से। तो आप अपनी इनसिक्योरिटी को किनारे रख के एक बार मांगना तो सीखें, बोलना तो सीखें। आप बोलते ही नहीं है क्योंकि आपको डर इस बात का है कि कहीं बोल दिया और ये इनको बुरा लग गया और इन्होंने फिर अगली पिक्चर नहीं दी। इस इनसिक्योरिटी में क्या जीना। तो बस यही है। वाओ, दैट जस्ट बहुत पावरफुल बात है कि अगर आप आपका हक मांगोगे ही नहीं तो आपको कभी मिलेगा भी नहीं। एंड ऑल्सो मनोज जी, यू सेड समथिंग वेरी ब्यूटीफुल कि आपको ये भी देखना पड़ेगा आप कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं। तो आपके कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। एक चीज़ आपकी वजह से हुई कि पोइट्री वापस आ गई गानों में, वरना गाने या तो रिप्लेस हो रहे थे या पुराने गानों को रिक्रिएट किया जा रहा था या एक हुक लाइन बस मिल रही थी। तो वॉज यू नो, जैसे कि मैं तेरी मिट्टी, फिर भी तुमको चाहूँगा, कौन तुझे, द लिस्ट इज़ लॉन्ग, लेकिन ये वो गाने हैं जो जिसकी रिपीट वैल्यू ख़त्म ही नहीं हो रही है आई थिंक। और चाहे आप फिल्मों के लिए लिखें, मतलब सिनेमा के इतिहास की सबसे कामयाब फिल्म बाहुबली के लिए आपने लिखा और उसका डायलॉग जब वो
कोई ये डिनाई नहीं कर सकता कि उसके हिंदी डब्ड वर्जन का सबसे बड़ा क्रेडिट आपके डायलॉग्स को जाता है, क्योंकि वो हिंदी स्पीकिंग लोग उससे रिलेट कर पा रहे थे, उससे कनेक्ट कर पा रहे थे। ये जो 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस आपके रहे हैं, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? पहली चीज़ तो मैं वाकई इस बात में बहुत खुश होता हूँ, और मैं यहाँ बहुत हम्बल नहीं होना चाहता। मैं ये क्रेडिट लेता हूँ कि मैंने That's पोइट्री के लिए beautiful. मेहनत की। मैंने कोशिश की कि ये जो जनरेशन है हमारी, जब मैं फिल्मों में गाने लिखने मैंने शुरू किया, उस वक्त के जो टॉप चार्ट्स आप उठा के देखें तो नंबर 1 2 3 4 पे गाने कौन से हुआ करते थे? मैं लड़की पोपो पो, तू लड़का पोपो पो, हम दोनों मिल गए, अब होगा क्या पोपो पो। तो मुझे लगता अगर हमारी आने वाली जनरेशन के पोपो पो को पोइट्री समझ लेगी तो बड़ा नुकसान है यार। फिर साहिर कहाँ गए, फिर कैफी आजमी कहाँ गए? मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। हवाओं में लहराता आता था दामन के, दामन पकड़ कर बैठा लेगी मुझको। कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर बुला लेगी मुझको, मगर उसने रोका ना मुझको, मनाया ना, दामन ही पकड़ा ना मुझको बिठाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया, यहाँ तक कि उससे जुदा हो गया मैं। ये तो पोइट्री है ना जहाँ से हम आए हैं। हम कहाँ से आए हैं? हम ऐसी पोइट्री से आए हैं। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? हम यहाँ से आए हैं। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है, नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, कुरान ना हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता ना हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मालिक ने तो हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान। हम यहां से आ रहे हैं अनुपमा, तो और हम यहां से कहां गिरते हैं? पोपो पोपे गिरते हैं। बट मनोज जी, कभी ऐसा हुआ कि आपने खुद इनिशिएटिव लिया टू टेल द फिल्म मेकर कि आई वांट टू ऐड पोइट्री, या मैं ये गाना डालना चाहता हूँ, या ये मैं बात कहना चाहता हूँ, वो ये क्या ऐसा हुआ कि आपने एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट लिया कि लिखूंगा तो अच्छा लिखूंगा, वो लिखूंगा जो मेरे जहन से आता है? इसका कोई डेलिब्रेट अटेम्प्ट था? एकदम डिलिब्रेट था। ये कोई फ्लूक नहीं है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। मैं शुरू से जानता था क्योंकि मैं टेलीविजन में बहुत कामयाब था। जी, तो फिल्मों में absolutely. आने के पहले मैं टेलीविजन पे सब कुछ कर रहा था जो किसी को भी। कौन बनेगा करोड़पति, लाइक एवरी पॉपुलर रियलिटी शो दैट यू नो मनोज जी हैज रिटन। जी, तो मुझे ऐसी कोई बहुत भूख नहीं थी कि मैं किसी भी कीमत पे बिक जाऊं, आ कि बस मैं आ जाऊं और मुझे फिल्मों में काम मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं था। वो जिसे लिख के शर्म आ जाए, ऐसा नगमा कोई लिख जाऊं क्या? शोहरतें भी हैं ज़रूरी, लेकिन शोहरतों के लिए बिक जाऊं क्या? तो वो बिकना मंजूर नहीं था। मुझे ये पता था कि एक लेगेसी है, हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, हम अकेले नहीं होते हैं। आज मैं मनोज मुंतशिर अकेला नहीं हूँ। मनोज मुंतशिर की ज़बान से हिंदी फिल्मों में 80 साल का संगीत बोलना चाहिए। अगर मैं नहीं बोलता, अगर मैं 80 साल की लेगेसी कैरी नहीं कर रहा हूँ तो मैं आधा अधूरा इंसान हूँ। फिर मेरा होना ना होना क्या फ़र्क पड़ता है? तो मैं वो लेगेसी जो मेरे बुजुर्गों ने छोड़ी हुई है, वो चाहे आनंद बख्शी हो, चाहे मजरू सुल्तानपुरी हो, शैलेंद्र हो, इनकी लेगेसी मैं कैरी कर रहा हूँ। इनकी लेगेसी को मैं बर्बाद तो नहीं होने दे सकता। मैं उतना अच्छा नहीं लिखता हूँ उनके जैसा, लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो मेरे जैसा आदमी ये जो लिख रहा है, इसमें तुम्हें इतना मज़ा आया जो मैंने लिख दिया। तुम्हें अगर गलियाँ लगता है कि बहुत अच्छा लिखा हुआ है तो तुम शैलेंद्र को सुनो, तो तुम्हें पता लगेगा कि अच्छी राइटिंग क्या थी। तो मेरे ज़रिए तुम शैलेंद्र तक पहुँचो, ये इंपॉर्टेंट है। पोपो शायरी नहीं है। माने न माने टिंकू जिया, जवानी का मंजन घिसे है पिया। सॉरी, ये शायरी नहीं है। At some point of time somebody has to rise up to the occasion and tell this straight in the eyes कि ये पोइट्री नहीं है, पोइट्री कुछ और है। बट इज इट ऑल्सो बिकॉज मनोज जी आप कमर्शियली काफ़ी वाइबल हैं, जैसे, और आप लेगेसी की बात करें, लेगेसी तो आपने बनाई दी है बाहुबली में डायलॉग्स लिख के, मतलब इट इज़ अ हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट जो आपने किया। कैसा लगता है मनोज जी, वो लड़का, वो गांव का वो लड़का जो रेडियो पे एक एक शब्द सुनता है, एक कुछ सुनता है और सोचता है कि अच्छा ये मेरा पेन नेम होगा, अच्छा मैं मुंबई जाऊंगा, वो आज उसका काम इतिहास के पन्नों में दर्ज है जो शायद कोई और दोहरा नहीं पाएगा। दिस काइंड ऑफ सक्सेस, हाउ डू यू फील मनोज? पता नहीं, ये तो अभी भी ख्वाब जैसा लगता है, क्योंकि यहाँ भी एक शायद मोमेंट है जहाँ मैं ये बोलूँ कि मैं बहुत बड़ा विजनरी था, और जब मैं राजा मौली सर से मिला और उन्होंने मुझे कहानी सुनाई तो मुझे लगा कि ये पिक्चर तो दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ देगी। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था।
मैं राजा मौली का फ़ैन था, SS राजा मौली के फ़ैन हम सब पहले से हैं और मैं भी था। तो जब उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि ये फिल्म के डायलॉग सब, इनफैक्ट यहाँ तो उल्टा हुआ था, क्योंकि बाहुबली एज ए डायलॉग राइटर मेरी पहली फिल्म थी। तो आमतौर पे क्या होता है कि उतनी बड़ी पिक्चर तक जाने के पहले आप बहुत स्टेजेस से गुजरते हो ना। तो जब राजा सर ने मुझे बोला कि यू हैव टू राइट डायलॉग्स फॉर बाहुबली एंड आई वुड लाइक यू टू राइट, तो मैं खुश होने के बजाय मैंने कहा सर कुछ कन्फ्यूजन है, बिकॉज आई एम नॉट अ डायलॉग राइटर, आई एम लिरिक्स राइटर। मुझे लगा कि राजा सर साउथ के हैं तो शायद उनको हिंदी फिल्मों का मैथमेटिक्स नहीं पता होगा। तो उन्होंने बोला हाँ आई नो यू आर लिरिक्स राइटर बट आई वांट टू राइट डायलॉग्स। तो मैंने कहा ओके, बिकॉज ही हैड फेथ इन मी। ये वजह नहीं थी कि मैं बहुत अच्छा लिखता था, वजह ये थी कि कहीं ना कहीं उनको लगता था कि जिस तरह का साउंड इनकी पोइट्री में है, जो घन गरज है, वो बाहुबली को बाहुबली बना देगा। उनका विजन था। मैं क्या कहूँ, जो साबित हुआ सही साबित हुआ। मेरे साथ एक चीज़ ये थी कि पूरी ज़िंदगी मुझे पता था कि सैकड़ों फिल्में साउथ की, तमिल और तेलुगु की डब होके आ चुकी हैं, हिंदी में कभी नहीं चलती। कोई सीरियसली नहीं लेता डब फिल्मों को। डब फिल्में जो हैं वो तमाशा हैं, डब फिल्में जो हैं वो मौकरी हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है। तो इतना तो मुझे पता था कि मैं मजाक नहीं उड़ने दूंगा इस फिल्म का, क्योंकि अगर मैं इस पर इन्वॉल्व हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना इसको रियलिस्टिक बना पाऊँ, जितना इसको हिंदी हार्टलैंड वाली जबान दे पाऊँ, और प्लस लिप मैच करना जो इसके पहले किसी ने नहीं किया था। हमने वो भी चैलेंज लिया कि लिप तो मैच होता नहीं है। लिप कैसे मैच करोगे आप थॉट निभाओगे या लिप मैच करोगे कि आ बा का जिस तरह से होंठ चल रहे हैं। पर वो चैलेंज लिया और आप देखें कि किसी को आइडिया भी नहीं हुआ कि बाहुबली डब फिल्म है। इनफैक्ट लोग थिएटर से निकल रहे थे तो लोगों को लग रहा था ये तो हिंदी फिल्म है। अग्रीड। तो बस उतनी सी चीज़ थी कि कुछ डिफरेंट करने की हमेशा जो एक आपको इच रहती है, तो वो इच मुझे हमेशा से रही है कि अगर मेरे हाथ में कोई प्रोजेक्ट है, और मैं हमेशा उन लोगों से इंस्पायर्ड रहा हूँ जिन्होंने ज़िंदगी को बहुत हट के देखा है, एक रेगुलर एंगल से नहीं देखा, थोड़ा सा अपना कैमरा शिफ्ट कर लिया, वो लोग मुझे बड़े अच्छे लगते रहे हैं हमेशा की बात है। मैं साहिर का क्यों फ़ैन था इतना बड़ा? साहिर का फ़ैन मैं इसलिए थोड़ी था कि उन्होंने बहुत अच्छी रोमांटिक नज़में, वो तो लिखी हैं, खैर उसमें क्या डाउट है, इतने अच्छे गाने लिखे हैं। मैं फ़ैन इसलिए था जब मैंने ताजमहल पढ़ी पहली बार। अब ताजमहल क्या है? ताजमहल को तो आप समझते हैं कि भाई मोहब्बत का क्या नायाब नमूना है और इश्क की निशानी है। ये सब बातें आप ताजमहल के बारे में कहते हैं। साहिर ने ताजमहल को दूसरे एंगल से देखा। साहिर अपनी माशूका से कहते हैं कि ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगी से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। उनको ताजमहल में मिलना तक मंजूर नहीं है अपनी माशूका से। वो ताजमहल को इस कदर गैर ज़रूरी समझते हैं। रीज़न है उसका, वो कहते हैं कि बज़्म शाही में गरीबों की गुजर क्या मानी। ये शहंशाहों की बनवाई हुई चीज़ें हैं, इनमें हमारे तुम्हारे जैसे गरीब प्यार करने वाले, हमारा वहाँ कोई रीज़न है होने का कि बज़्म शाही में गरीबों की गुजर क्या मानी, सब्त जिस राह पे हो सतवते शाही के निशान, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफ़र क्या मानी। जहाँ शहंशाहों के घोड़े दौड़ते हैं, उन रास्तों पे उल्फत भरी रूहों का सफ़र, हमारा तुम्हारा चलना हाथ थाम के, कोई मतलब है इसका? मेरी महबूब पसे पर्दे तशहीर वफा, तूने सतवत के निशानों को तो देखा होता, मुर्दा शाहों के मकाबिर से बहलने वाली अपने अंधेरे मकानों को तो देखा होता। वाह। मेरी महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी जिनकी सन्नाई ने बख्शी है इसे शक्ल जमील। वो जो मजदूर हैं जिन्होंने ये ताजमहल बनाया है, क्या उनको किसी से प्यार नहीं रहा होगा? मेरी महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी जिनकी सन्नाई ने बख्शी है इसे शक्ल जमील। उनके प्यारों के मकाबिर रहे बेनामो नमूद, आज तक उन पे जलाई न किसी ने कंदील। ये समंजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। ये डिफरेंट था। ये ताजमहल को देखने का नज़रिया डिफरेंट था। जब पूरी दुनिया अर्जुन को हीरो मानती है महाभारत का, तो रश्मि रथी लिखते हैं रामधारी सिंह दिनकर, जहाँ कर्ण हीरो है। जब कर्ण को भगवान कृष्ण ये ऑफर करते हैं कि तुम तो एक्चुअली पांडव हो, तुम तो कुंती के पुत्र हो, तो तुम छोड़ो कौरवों को और हमारे साथ आके लड़ो, उसके बाद पूरा राजपाट सब तुम्हारा होगा। और जब कर्ण उसका जवाब देता है कि जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ, तो आपको एक नया हीरो मिलता है। ये लोग हैं जिन्होंने डिफरेंट सोचा है, जिन्होंने डिफरेंट किया है। ये दुनिया जितनी खूबसूरत है ना आज अनुपमा, ये इन्हीं लोगों की वजह से है, जो उस वक्त शायद इनकी तरफ लोगों ने बड़ी लानत मलामत से देखा हो कि पागल है क्या। पर मनु जी, हमारी आज की दुनिया आपकी वजह से खूबसूरत है। एंड आई वांट टू आस्क यू समथिंग कि पहले लोग
कहते थे कि कुछ गाने लिखने तो लोग पहाड़ी इलाकों में सुनी सन्नाटे भरी दुनिया में जाते थे, आप इतनी शोर भरी दुनिया में हैं, आप इतने इन डिमांड है मनोज जी, देयर इजंट अ सिंगल डे व्हेन यू आर नॉट वर्किंग। इतनी शोर में इतनी खूबसूरत पोइट्रीज आप लिखते कैसे हैं? क्योंकि शोर और सन्नाटा सब आपके मन में है। तो ये जितनी खामोशी है मेरे मन में है, ये मेरी छोटी सी दुनिया है, मेरा ऑफिस जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। यहाँ आने के बाद मेरा स्टाफ है, बहुत प्यारे बच्चे जिनसे मिल के 10 मिनट हम जम के हंसते हैं। हमारे यहाँ कोई बॉस नहीं है, कोई सबॉर्डिनेट नहीं है, हम सब साथ में काम करते हैं और डिलीवर करते हैं। एंड दैट्स द लाइफ आई हैव चोजन एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो मेरे कोई कोलाहल, कोई शोरगुल मेरे दिमाग में नहीं है, मैं शांत हूँ। So is there a process, Manuji? I think this is one question that everybody. Is there a process of writing जो आप follow करते हैं? आपके लिखने का process क्या है? गेटिंग इनटू द कैरेक्टर, यही एक प्रोसेस है कम से कम। क्योंकि मैं तो सिर्फ फिल्मों के बारे में ही बात कर सकता हूँ जी। मैं तब तक नहीं लिखता जब तक मैं अपने कैरेक्टर की तरह जीने नहीं लगता, जब तक उसके तरीके से सांस नहीं लेने लगता, उसके तरीके की बीट मेरे हार्ट में नहीं आ जाती, तब तक मैं लिखता नहीं हूँ। अगर मैं लिख रहा हूँ रुस्तम पावरी के लिए, सपोज रुस्तम फिल्म का कैरेक्टर है अक्षय कुमार सर का, तो मुझे रुस्तम पावरी की तरह पहले तो होना है। मुझे समझना है कि रुस्तम पावरी क्या सोचा करता था, रुस्तम पावरी कैसे चलता था, रुस्तम पावरी को पाव पसंद था, टोस्ट पसंद था, क्या पसंद था, रुस्तम पावरी का उसकी बीवी के साथ जो कनेक्ट था वो किस बात पर टिका हुआ था, वो दोस्ती पर टिका हुआ था, वो फिजिकल अट्रैक्शन पर टिका हुआ था, किस चीज़ पर टिका हुआ था। जब आप कैरेक्टर समझते हैं ना तो आप लिखते हैं तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी में जर्द सितारा। क्या? तब आप लिखते हैं कि कहीं किसी भी गली से जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं, हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू, तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं हूं सोना सा एक आसमां महताब तू। मनोज जी, सो आई थिंक आप वो इकलौते से गीतकार हैं जिसकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, इसका इंतज़ार जो लाइव देख रहे हो तो करते हैं, पूरा देश करता है, स्पेशली यंगस्टर्स करते हैं। सो वी आर सुपर एक्साइटेड टू नो कि आपके कौन से वो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए आप एक्साइटेड हैं। अगर मैं एक्साइटेड नहीं होता तो मैं प्रोजेक्ट करता ही नहीं। दैट्स तो ब्यूटीफुल। जो फिल्में मेरी आने वाली हैं और जिनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत किक्ड हूँ, भुज, जो या भुज की कहानी पे है, अजय देवगन सर, संजू बाबा, बहुत अच्छी फिल्म है। सो वो है मेरी फिल्म जो आ रही है। साइना नेहवाल की बायोपिक साइना, वो आ रही है। चाणक्य अभी हमने लिख के ख़त्म की, नीरज पांडे जी और मैंने। तो चाणक्य में मैंने स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, गाने सब कुछ किए हैं। इट विल बी अ फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसमें आपने ये सब किया है? हाँ, फर्स्ट प्रोजेक्ट है जिसमें सब कुछ किया है। चाणक्य या नीरज जी और मैं, नीरज पांडे जी। आदि पुरुष के डायलॉग्स में लिख रहा हूँ, जो कि इस देश की सबसे बड़ी फिल्म है, प्रभास प्लेइंग राम। सो रामायण। सो वो मैंने लगभग अभी आपके आने से पहले वही कर रहा था, ख़त्म कर रहा हूँ धीरे धीरे, सेकंड हाफ पे हूँ। ये फिल्में हैं मेरी, और भी बहुत सारी हैं, पर ये वो हैं जो इमीडिएटली आने वाली हैं। क्या बात काम चल रहा है जिन पे। तो मनोज जी, बहुत कुछ है जो लोग जानना चाहते होंगे, सुनना चाहते होंगे, इतना हमारे पास समय नहीं है, पर कुछ क्विक रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं आपको जल्दी से जानने समझने के लिए। आर यू रेडी? यस योर ऑनर। ओके, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन किताबें हैं। मैं बहुत बहुत पढ़ता रहता हूँ और मुझे लगता है समहाउ हर किसी का अपना तरीका होता है इंस्पायर होने का। मुझे किताबों से ज़्यादा कुछ इंस्पायर नहीं करता। मैंने रीडिस्कवर किया है रामधारी सिंह दिनकर को। मैं पढ़ रहा हूँ, वो जो आग मिलती है, वो जो जोश मिलता है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। तो लगता है वाह, ये कहाँ से लिखते हैं। क्या बात है। तो आप किन्हें ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, या कोई सर्टेन तरीके की लेखिकी है जो आपकी पसंदीदा है? नहीं, मैं इनफैक्ट पढ़ने का जहाँ तक सवाल है तो मैं ये बात हमेशा कहता आया हूँ कि पढ़ने में मेरा कोई फ़िल्टर नहीं है। जो मिल गया सामने। मुझे एक ज़माने में जब मैं अपने गौरीगंज में रहा करता था तो मेरी मम्मी सरिता पढ़ती थी और गृह शोभा पढ़ती थी, जिसमें सिलाई और बुनाई की चीज़ें होती थी, कितने फंदे सीधे कितने फंदे उल्टे, ये डिज़ाइन ऊन का, मैं वो भी पढ़ता था। क्योंकि कोई फिल्टर ही नहीं है मेरा, जो मुझे मिलता है मैं सब पढ़ता हूँ। अगर मैं समोसा खा रहा हूँ और मैंने समोसा खा के चटनी जिस पे दी हुई है वो भी फेंकने के पहले पढ़ता हूँ इस पेपर पे क्या लिखा हुआ है। वाओ, तो नो फिल्टर। दैट्स ब्यूटीफुल। मनोज जी, अब ये तीनों सवालों के जवाब आपको एक साथ देने हैं। आपका ऑल टाइम फेवरेट शायरी कौन सी है, डायलॉग कौन सा है, और गीत या गीत के बोल?
ऑल टाइम फेवरेट शेर मतलब कोई एक तो कहना बहुत मुश्किल है, पर जो मुझे तुरंत याद आता है वो, मुझे शायर का नाम नहीं याद आ रहा है, पर शेर बड़ा खूबसूरत है। पता नहीं कि मेरे बाद उन पे क्या गुजरी, पता नहीं कि मेरे बाद उन पे क्या गुजरी, मैं चंद ख्वाब ज़माने में छोड़ आया था। ये शेर मुझे बड़ा पसंद है। डायलॉग्स मुझे मुग़ल आज़म के मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी सुनाए। मुझे मुग़ल आज़म का एक एक डायलॉग बहुत पसंद है। तुम मुग़लिया सल्तनत का ताज पिघलाकर एक रक्कासा के पाँव की पाजेब बनाना चाहते हो, हिंदुस्तान की अजीम व शान तख्त पर एक हसीन लौंडी को नचाना चाहते हो, हम ये नहीं होने देंगे। और सलीम कहता है, ज़िल्लाही मेरा दिल कोई आपका हिंदुस्तान नहीं है जहाँ आपकी हुकूमत चले, ये अनारकली का था, अनारकली का रहेगा। वाओ। एवरीथिंग अबाउट मुग़ल आज़म इज लाइक और वेरी क्लोज टू किसी माय। गीत का अंतर और स्थाई? करोड़ों करोड़ों गाने हैं, करोड़ों गाने हैं, मैं कहाँ से आपको और क्या सुनाऊं। लेकिन मुझे जो एक गीत है जिसमें मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा सच कह दिया गया है, सबसे बड़ा सच, उससे बड़ा सच कहना गीत में मुमकिन ही नहीं है। वो कागज़ के फूल का कैफी साहब का लिखा हुआ गीत, देखी ज़माने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी, वाओ। बिगेस्ट ट्रूथ ऑफ लाइफ। मनु जी, सेम क्वेश्चन अगर मैं अप्लाई करूं आपकी लिखी हुई शायरी, डायलॉग और सॉन्ग पे, तो क्या जवाब होगा आपका? आपकी खुद की लिखी हुई आपकी फेवरेट शायरी, मैं शेर? मेरे शेर मतलब मैं क्या याद करूं, मुझे अपने फेवरेट शेर जो बहुत दिल के करीब हैं वो मैं ज़रूर कह सकता हूं कि एक दो चीज़ें जो याद आती हैं जो बहुत ही मेरी हैं, मेरी बहुत अपनी सी हैं, जो मुझ पे गुजरी है और मैंने लिखा है कि जो भी मिला इसलिए मिला कि हंस के बहुत कुछ खोया हमने, जो भी मिला इसलिए मिला कि हंस के बहुत कुछ खोया हमने, ये जो सूरज देख रहे हो जुगनू जुगनू बोया हमने, दुख जब हमसे मिलने आया उसकी हिम्मत टूट गई, दुख जब हमसे मिलने आया उसकी हिम्मत टूट गई, झील भरी थी आंखों में पर कतरा भी न रोया हमने, वाह। ये जो सूरज देख रहे हो जुगनू जुगनू बोया हमने। वाह। और डायलॉग? डायलॉग मुझे बाहुबली का एक डायलॉग है जो इतना पॉपुलर नहीं है, पर मुझे वो बड़ा पसंद है कि समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक अवसर अवश्य देता है, ये तुम्हारा अवसर है। दिस इज माय फेवरेट डायलॉग एक्चुअली, बहुत इंस्पायरिंग डायलॉग है। वाओ। वाओ। और गाने के वो, तेरी मिट्टी, तेरी मिट्टी हैज़ टू बी। मैं अपना तो खैर कहते हुए बहुत घबराता हूँ उससे, पर जो मेरी कलम से निकला है वो डेफिनेटली तेरी मिट्टी बेस्ट है। और मैं वो बीटिंग अराउंड द बुश में मैं बिलीव नहीं करता कि मैं आपसे ये बोलूँ कि मैं अपना सबसे अच्छा गाना लिखने वाला हूँ। हाँ, आई लाइक दैट। हाँ, ये है, अच्छा है तो है। बट इस पूरे सेशन में मनोज जी, यू बिन क्वाइट ऑनेस्ट, और आई थिंक आपकी ऑनेस्टी आपकी कामयाबी का राज है कि आप आगे बढ़ के कहते हैं कि मैं ये डिजर्विंग हूँ, मैं ये कंट्रीब्यूट करता हूँ, मुझे ये मिलना चाहिए। आई थिंक शायद कहीं ना कहीं जो हमारा जो आर्ट है वो इसलिए पीछे रह गया क्योंकि हमारे आर्टिस्ट अपने हक के लिए बोल नहीं पाए खुद। बिल्कुल 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 सही कह रही है। दैट्स ब्यूटीफुल। सो इसी पे हमारा आखिरी रैपिड फायर का क्वेश्चन है कि आपकी जिंदगी की फिलॉसफी क्या है मनोज जी? द फिलॉसफी यू लिव बाय। When love, passion and creativity work together, expect a masterpiece. वाओ। व्हेन लव, Passion पैशन, and creativity. क्या बात है। इन तीन में से ना कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते। अगर आपको वाकई यू वॉन्ट टू क्रिएट अ मास्टरपीस, कुछ ऐसा बनाना है जो आने वाली सदियों तक याद किया जाए। इंसान की ज़िंदगी का मिशन क्या है? कुछ ऐसा क्रिएट करना जो आपको आउटलिव कर जाए, जो आपसे बड़ा हो। या तो मनोज मुंतशिर को कुछ ऐसा बनाना है जो मुझसे बड़ा हो, जो मनोज मुंतशिर से बड़ा हो। मेरी उम्र 70 साल 75 साल जितनी भी होती है, जो मेरे बाद रह जाए। और ऐसी चीज़ अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके लिए लव, पैशन और क्रिएटिविटी, ये तीनों चीज़ें आपके लिए एकदम इंटैक्ट होनी चाहिए। वाओ। सो नाउ यू नो द सीक्रेट ऑफ अ मास्टरपीस, हाउ टू क्रिएट अ मास्टरपीस। अब आपको ये देखना है कि आप जो कर रहे हैं उसमें क्या मिसिंग है। सो मनोज जी, दिस वी कम टू एन एंड। और एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आपके इंट्रो में मैंने कुछ चीज़ें कही थी आपके बारे में, द मोस्ट सेलिब्रेटेड, सक्सेसफुल, रेवोल्यूशनरी, हीरोइक गीतकार, राइटर ऑफ दिस जनरेशन। इतनी कामयाबी की हिंदी सिनेमा के आप सबसे कामयाब, नॉट जस्ट नेम और फेम में बट फिनेंशियली ऑल्सो, इन आप एक इतिहास रच रहे हैं। आप नए स्टैंडर्ड्स और टर्म्स क्रिएट कर रहे हैं कि एक गीतकार को क्या सम्मान मिलना चाहिए, उनके हक क्या हैं। जब कोई इतना कामयाब हो जाता है तो आप जैसी हम्बलनेस
कहाँ से लाते हैं मनोज जी? हाउ डू यू स्टे ग्राउंडेड? And I have to say this, it is not for the camera. I have known Manoj ji, I know people who know Manoj ji, and one thing that people adore about him is कि मनोज जी से एक humbleness और अपनेपन की वाइब आती है. कभी कामयाबी उनके सर चढ़ के नहीं बोलती. ये अलग बात है कि वो कामयाबी के सर चढ़ चुके हैं. So how मनोज जी? ये परमानेंट नहीं है अनुपमा, और ये मैं जानता हूँ. ये मैं तब भी जानता था जब मैं नाकाम था और जब मैं इसी मुंबई शहर में फुटपाथों पे रहता था. और ये मैं तब भी जानता हूँ जब उन्हीं फुटपाथों पे मेरी होर्डिंग्स लगी होती हैं. Yes. जहाँ सोते हुए दिन गुजरे बेशुमार मेरे, उन्हीं सड़कों पे चमकते हैं इश्तिहार मेरे. ये मुझे तब भी पता था कि ना वो परमानेंट है ना ये परमानेंट है. इसलिए मुझे ये बात कभी परेशान नहीं करती, और ये बात न तब मुझे परेशान किया कि ये इतनी मुफलिसी में, इतनी गरीबी में दिन कैसे गुजरेंगे. और अब जब मेरे पास थोड़ा बहुत कुछ है तो मैं ये भी जानता हूँ कि एक दिन ये सारी बत्तियाँ, सारी स्पॉटलाइट्स बुझ जाएंगी. ये हमेशा के लिए नहीं है. आज आग हैं, कल हम पानी हो जाएंगे, आखिर में सब लोग कहानी हो जाएंगे. ना मेरी आवाज़ हमेशा गूंजेगी, ना सुनने के लिए हमेशा तुम होगे. तिनका तिनका पड़ा मिलूंगा मैं भी कहीं, और कहीं पर रेशा रेशा तुम होगे. जैसे सूखे फूल दबे हों पन्नों में, गए दिनों की एक निशानी हो जाएंगे, आखिर में सब लोग कहानी हो जाएंगे. आज हमारी छतों पे सावन आया है, किसने कहा ये बादल कल भी बरसेगा. आज यहाँ तारीफें हैं, वाहवाही है, ये कमरा कल एक ताली को तरसेगा. बुझ जाएंगी वक्त महल की कंदीलें, गायब सारे राजा रानी हो जाएंगे, आखिर में सब लोग कहानी हो जाएंगे. Wow. Actually, wow. Just like, thank you मनोज जी, हमें आपकी कहानी का हिस्सा बनने के लिए, आपका समय देने के लिए. और एक्चुअली आपके पार्टिसिपेशन से ये जो विश्व रंग टैगोर इंटरनेशनल लिटरेचर आर्ट फेस्टिवल है, ये कहानी ऐतिहासिक हो गई है आपके पार्टिसिपेशन से. तो वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू. मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं विश्व रंग को और टैगोर इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल को. और मैं दुआ करता हूँ कि साल दर साल ये फेस्टिवल ऐसे ही चलता रहे और पूरी दुनिया को ये याद दिलाता रहे कि हिंदुस्तान क्या है, और हिंदुस्तान की ताकत क्या है, हिंदुस्तान का सरमाया क्या है, हिंदुस्तान का ख़जाना क्या है, और हिंदुस्तान की लेगेसी क्या है. थैंक यू. क्या बात है. सो एवरीवन, कीप वॉचिंग विश्वरंग लाइव 2020. दिस इज योर होस्ट अनुपमा सिंह साइनिंग ऑफ. देयर आर मेनी मोर आर्टिस्ट लाइव. तो आगे बढ़िए, देखिए, और हमारा जो इतिहास है और जो हमारा साहित्य है, जो हमारी कला है, उसका हिस्सा बनिए. थैंक यू सो मच.